अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा शरीर बार बार वही नीचे खींच रहा है कि मोदी जी, इलॉन मस्क की बहुत सारी वीडियोस हैं जो ऐसे, एंड्रयू टेट की ऐसी वीडियोस हैं काफ़ी, हाँ। जिनने ऐसे पावर मुद्रास यूज़ कर। दिलजीत भी ऐसे करते हैं। हाँ। योगा से आप डिप्रेशन क्योर कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस में है तो बहुत अच्छा है, तो फिर आप वहाँ जाएंगे ही नहीं। पर अगर आप एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं तो योगा में ऐसी टेक्निक्स भी हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो आप त्राटक से शुरू कर सकते हैं। त्राटक इज अगेन षटक्रिया या षटकर्म जो आप करें, तो उससे आपको क्या होगा। जो ओशो है वो थोड़ी तंत्र की अप्रोच में है, और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो योगा की अप्रोच कहते हैं। तो योगा अप्रोच क्या है? योगा इज अ डिसिप्लिन। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द अय्यर शो में। आज का पॉडकास्ट जो है योगा पे होने वाला है। क्यों योगा हमारी लाइफ में स्पेशली आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तुषार भट्ट जी से आज हम बात करेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट हैं और थेरेपिस्ट हैं, और योगा के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में जो कि आज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उनके बारे में भी बात होगी। तो चलो स्वागत करते हैं सबसे पहले तुषार भाई का यहाँ पे। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू द अय्यर शो। आज मैं और रजत आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मेहमान लेकर आए हैं, जो कि इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट और थेरेपिस्ट कहलाते हैं। हम बात करें तुषार भाई की, जिनको हम तुषार भट्ट के नाम से जानते हैं, और वो यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं योगा करने के लिए। तो उनसे बहुत सारी बातें आज योगा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है तुषार सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, नमस्ते। और मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा सडन था पर बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। ऐसे पहले भी हमने थोड़ी सी बातें करी, देखते हैं कि कैसे करना जाता है। बिल्कुल। तो तुषार, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि जुम्बा, एरोबिक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सरसाइज की, जिम वगैरह में बहुत सारे लोग कंसंट्रेट करते हैं। आपने स्पेशली योगा पे ही फोकस क्यों किया? आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस योगा को आज के टाइम पे क्यों देते हो? ठीक है, अगर इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल स्टोरी बताना चाहूँगा। 2020 के करीबन कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया था, फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ। और मैं सही बताऊँ तो उस टाइम तक मेरे जो दोस्त थे काफ़ी टॉक्सिक थे। आप कहोगे कि थोड़ा सा मतलब जैसा सर्कल सबका होता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है। तो वैसे ही मेरा सर्कल था पहले। फिर मुझे लगा कि मैं जस्ट लॉकडाउन में बहुत आइसोलेटेड हो गया खुद से, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो हम बेशक 1 घंटे पबजी खेलते थे, पर उसके अलावा हमारा कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं था जो पूरे दिन बाहर घूमने वाला था। तो इस वजह से फिर मैंने जो आइसोलेशन ने कुछ सिखाया, कुछ अपने अंदर झांकने की, मतलब कहा कि चलो कुछ देखते हैं करके। तो उसी दौरान मतलब मुझे कुछ ऐसी रिलीजियस चीज़ें मिली जो मुझे लगा कि मुझे उनका आइडियोलॉजी समझ नहीं आई। फिर वो बिलीफ को क्वेश्चन करते करते मैं इतना आगे चले गया, तो मैं काइंड ऑफ शिव तत्व पे आने लगा। शिव जी के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा, थोड़ा सा और डीप गया, तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा ये जो बोल रहे हैं ये इनका पर्सनल बायस है, और जो मुझे लेना है वो मुझे लेना है। और ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट आई हैव टू अवॉइड द क्रैप एंड लिसन टू माई इनर वॉइस और व्हाट आई फील इज राइट फॉर मी। ठीक है, ऐसे करते करते जब मेरा शिव तत्व में थोड़ा ध्यान बढ़ा, तो फिर मुझे पता लगा अच्छा शिव जी ने ही योगा दिया है। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने ऐसे योगा के थ्रू फील्ड गया, देखा कौन से कॉलेज अच्छे हैं। फिर मुरारजी के थ्रू मैंने थोड़ा सा सर्टिफिकेशन वगैरह करा, तब मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में योगा क्या है। फिर तब से अभी तक मैं एडवांस योगा प्रैक्टिशनर हूँ, और अभी बच्चों को भी जिमों में योगा कराता हूँ, और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब हमारा भी चल रहा है। ओके। तो तुषार, ऐसा भी होता है कि जब हम योगा की बात करते हैं ना, हमें लगता है यार ये तो बहुत ही बुजुर्ग लोग करते हैं, या ये तो फिर जब रिटायरमेंट के बाद का प्लान है। मोस्टली जो आज का यूथ है वो एरोबिक्स या जुम्बा में इंक्लाइंड है। लेकिन जब मैंने आपका अकाउंट देखा तो मुझे लगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो योगा से बहुत इंस्पायर्ड हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल यंगस्टर्स को भी क्या समझ में आ रहा है योगा की वैल्यू? मतलब मुझे लग रहा है पहले थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा कम अवेयर था, मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ये जो पॉडकास्ट है आपका, इस वजह से भी लोग थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हो रहे हैं। हाँ। तो इस वजह से जो सडन शिफ्ट आ रहा है वो पता लग रहा है लोगों की। आप कितना ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, आप कितना ही जुम्बा कर लो। जुम्बा मेरे को लगता है, जुम्बा एरोबिक्स थोड़ा सा लोग लेडीज का थोड़ा ज़्यादा फैसिनेशन है। क्यों? क्योंकि वो काइंड ऑफ हिट ट्रेनिंग है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिस वजह से उनका कैलोरी ज़्यादा जल्दी बर्न होता है, जिससे वो फैट लॉस के उन्हें लगता है कि फैट लॉस हो रहा है, पर एक्चुअल में फैट लॉस नहीं होता है उससे। वेट तो तभी कम होगा जब आपका डाइट, आपका हैबिट, सारी चीज़ें ऑन प्लेस हैं। तो इसलिए मैंने एरोबिक्स को नहीं चुना, क्योंकि मुझे लगता है एरोबिक्स इज़ जस्ट अ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आप इतना एनर्जी से आउटपुट डाल सकते हो। पर योगा में क्या है कि अगर आप चाहो तो पावर योगा भी कर सकते हो, वो भी आपके पास है ऑप्शन। और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप एकदम शांत बैठ के, बिल्कुल अपना दिमाग खाली करके भी एकदम बैठ सकते हो। तो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स को बैलेंस करना भी आपको योगा सिखाता है। सिर्फ वन साइड ऑफ द फेसेट नहीं है कि वन साइड ऑफ द कॉइन है कि एक्सट्रीम ही आप करे जा रहे हो, और माइंडफुलनेस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। ओके। तो वेट लॉस भी होता है सर? वजन घटाया जा सकता है योगा से? बिल्कुल घटाया जा सकता है वजन, योगा से बिल्कुल करा जा सकता है। पर उसमें सिर्फ अगर मैं आपको झूठा दिलासा ना दूं, तो क्या है, धीरे प्रोसेस में टाइम तो लगेगा। डाइट ट्रैक करना पड़ेगा,
टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से आपको योगा करना पड़ेगा प्रैक्टिस। और डाइट में भी मैं आपको अगर आप बोलना चाहूँ तो डाइट में ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली कुछ चीज़ अवॉइड ही करनी है। जैसे घी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि घी खाना चाहिए, फैट लॉस में नहीं खाना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँगा कि घी आजकल, पहली बात तो घी का भी 2 फैसेट्स है। जो हम घी खा रहे हैं दैट इज़ नॉट घी, दैट इज़ बटर मिल्क। एक्चुअल में वो बटर मिल्क है, पर अगर आप गाँव में हरियाणा साइड, पंजाब साइड जाओगे आपको पता लगेगा वहाँ पे बिलोना मेथड ऑफ घी होता था जो कितना टाइम दिनों में बनता था। तो वो घी अच्छा था क्योंकि उसमें गुड फैट्स थे, गुड कोलेस्ट्रॉल्स थे, तो इसलिए वो आपको हेल्थ को अफेक्ट नहीं करते थे। पर अब क्या है, वो बटर मिल्क है, उसमें पैस्चराइज है, उसमें केमिकल फ्लेवर्स डले हुए हैं, सब कुछ डला हुआ है, उसे आप खा रहे हो। तो वो भी चलो एक बार तक चल जाएगा क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में है तो थोड़ा सा हमें अडाप्ट करना पड़ेगा चीज़ों के साथ। पर अगेन क्वांटिटी इज़ द की, कि आप कितना वे में कंज्यूम कर रहे हो, आप उसके बैक ऑफ द माइंड अवेयर हो या नहीं हो। कहीं को लोग क्या होता है कि जैसे बिंज ईटिंग करते हैं कि नेटफ्लिक्स चला दिया और देखे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो आलू पराठे भी वहाँ पे आ जाते हैं या पनीर पराठे भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो पनीर पराठे, आलू पराठे से मैं रेजिस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको मना नहीं करूँगा आप खाओ, पर मैं आपको अगेन ये बोलूँगा खाओ पर अवेयर हो जाओ कि आप वो खा रहे हो और आप कितना खा रहे हो, क्योंकि अवेयरनेस इज द की। और फिर अकॉर्डिंगली आप अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम भी करने के लिए वर्कआउट करो। यस। जैसे अगर कॉन्शियसली आप ईटिंग कर रहे हो, अगर आप ध्यान रख के कुछ खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इससे मैं अपना फैट पुट ऑन या मेरी बॉडी में वेट हो रहा है, तो मुझे फिर डबल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इसको घटाने के लिए भी। लोग सिर्फ खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फिर उनका फोकस एक्सरसाइज में नहीं रहता, तो फिर वजन तो बढ़ेगा ही ना। कोई लोग तो एक्सट्रीम डाइटिंग में चले जाते हैं कि कीटो डाइट, या बिल्कुल वो कहते हैं कि मैं खाना ही छोड़ दूंगा या बिल्कुल खाना छोड़ देता हूँ तो वेट लॉस हो जाएगा। पर उन्हें ये नहीं पता कि आप खाना तो छोड़ दोगे तो आपका जो कैलोरीज इनटेक कम हो रही है, पर आपकी बॉडी को सर्टेन लेवल ऑफ कैलोरीज चाहिए अपने बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए, कि आपका हार्ट बीट है, आपका एक्सपेंस रेशियो होता है खुद की बॉडी का, एक कैलोरी इनपुट जो होता है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बेशक लिथार्जी फील करोगे अगेन, पर आपका जो बॉडी फंक्शन है वो तो चल रहा है, उसे तो चाहिए। इवन ऐसा एक्सट्रीम केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग इतना कैलोरीज कम कर देते हैं या खाते ही नहीं है, तो उतना जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, BMR जो होता है, और जो अंदर का बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती है वो इतनी नहीं मिलती कि आप इवन आपका हार्ट बीट भी स्लो होना शुरू हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस ऐसे भी हैं। तो यार जैसे हम आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर लोग जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, चल रहे हैं, कोई फंक्शन के अंदर नाच रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक आ रहा है एकदम, और वो साइलेंट है बिल्कुल ही, नाचते नाचते बंदे गिर जाते हैं। तो जो ये हार्ट अटैक अभी आ रहा है, बच्चों में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और इस चीज़ को हम योगा से कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल करा जा सकता है योगा से कंट्रोल। और आजकल तो बच्चे ही नहीं, सेलिब्रिटीज़ भी हम देख रहे हैं कि वो भी जिम में कोलैप्स हो जा रहे हैं। तो इसके सिर्फ एक ही फैसेट नहीं है, इसके बहुत सारे फैसेट्स हो सकते हैं। उसमें से एक ये है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहते हैं, इतनी इंटेंसिटी भी मत बढ़ा दो कि आपको बिल्कुल गैस आउट ही हो जाए। और दूसरा चीज़ अगर हम बोले तो डाइट वे में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ अगर हम बोले तो एक्टिविटी रेदर देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट इज़ योर कार्डियो। क्योंकि कार्डियो से क्या होता है, हार्ट इज़ ऑल्सो मसल, तो उसको भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा। जो इससे आप कैसे कर सकते हो, 10K स्टेप्स आप एवरी डे कर सकते हो, वो लगभग 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे वो पूरा करने में। वो कार्डियो आपका मसल ट्रेन करेगा हार्ट का। साथ साथ में अगर आप घी चीज़ें खाओ पर एक लिमिटेड वे में खाओ, डाइट वे में आप ये कंट्रोल कर सकते हो। सात्विक खाना खाओ, तामसिक खाना नहीं खाना है। तामसिक मतलब क्या होता है, 3 तरह के खाने होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक खाना होता है आपका जो एकदम फ्रेशली कुक्ड सीजनल वेजिटेबल्स ये जो होती हैं, वो आपका सात्विक के अंदर आ गया। राजसिक खाने में आपका आता है चटपटा मसाला, गोलगप्पा, छोले भटूरे, ये सब चीज़ें आपकी राजसिक खाने में आ गई, जो आजकल सबको पसंद ही है। और रहा बात आपका तामसिक खाना, तो कोई भी खाना अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद रुकता है फ्रिज के अंदर या कहीं भी बाहर रहता है तो वो तामसिक हो जाता है। नॉट जस्ट मीट ही तामसिक है, बट आपका जो वो खाना जो बासी हो गया वो भी तामसिक में अंदर आता है। जैसे पैक्ड जो फूड्स होते हैं, पैक्ड फूड्स, बिल्कुल पैक्ड फूड आपका उसमें एडिटिव्स तो होते ही हैं, साथ में वो बासी होता है। क्योंकि इवन जैसे प्रोटीन पाउडर का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि प्रोटीन पाउडर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो इवन अगर आप सात्विक वे से देखोगे, सात्विक वे ऑफ लाइफ, योगिक लाइफस्टाइल से कहोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो पैक्ड। वो डब्बे में ऐसा आता है और आपको खाना पड़ता है, वो पाउडर्ड फॉर्म में बना हुआ है, और फिर आप 1 महीना 2 महीने कब बनाया आपको पता नहीं है, और आप खा भी उसे 3-4 महीने बाद रहे हो। तो अगर आप उसे वैसे वे में खा रहे हो तो मतलब मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड करो। पर अगर मैं इसमें भी एक सिचुएशन लगाना चाहूँगा, आपका अगर गोल डिफरेंट है, for the short duration of time you know कि my goal is to become a bodybuilder, my goal is to put on some muscle and want to look great, whatever your inner emotion should be behind that, you can do that for a short period of time, but you should be aware in the back of end कि ये जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ गलत है और मेरा बॉडी कहीं ना कहीं से रेजिस्ट करेगा एक दिन के बाद। तो जैसे हरियाणा और पंजाब के अंदर हमने देखा भी, हम घर पे ही जैसे लोगों ने भैंस पाल रखी है और गाय भी रख रखी है, तो दूध निकालते हैं और प्योर पीते हैं निकाल के। और जैसे शहरों के अंदर पैक्ड दूध मिलता है, अपने हरियाणा के अंदर लोग अपने
घर का ही दूध है, मक्खन है और ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो जो शहरों के अंदर बटर मिल रहा है और दूध मिल रहा है जो पैक्ड चीज़ों में मिलता है, वो कैसे मतलब हार्मफुल है, वो कैसे क्या चक्कर है उस चीज़ का? वो दूध तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि इसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स और इतनी सारी चीज़ें हैं। अगेन वो तामसिक है क्योंकि वो पैक्ड होके आ रहा है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का मतलब एक कह लो कि अभिशाप है ये, कि इस वजह से हमें पीना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। पर अगर आप हरियाणा की बात कर रहे हैं या अगर आप पंजाब साइड की बात कर रहे हैं जहाँ पे पर्सनल हाइजीन से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे आजकल लोग वीगन भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी का तरीका है। बट अगर आप वैसे देखें तो दूध इज़ ऑल्सो मीट इन सम सेंस, क्योंकि वो गाय के सेल से, जब गाय का सेल्स अंदर मरता है तो उसके बाद दूध बनता है। तो वैसे भी में अगर आप कहोगे तो दैट इज़ ऑल्सो मीट। बट अगर आप शास्त्रों में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूध को, इवन गौ माता हमने हमेशा पूजी है और हमें देवी देवताओं का वास हमने उनमें माना है, तो इस वजह से हम उनका दूध पीते हैं। थोड़ा क्रुएलिटी है बट इतना चलता है, मुझे लगता है हम किसी जानवर को मार के नहीं खा रहे हैं एटलीस्ट, तो वैसे भी में ठीक है। वीगन लोग इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि हाइजीन नहीं है, क्योंकि आजकल जो पोल्ट्री फार्म्स हम देखते हैं वहाँ पे एक तो बिल्कुल हाइजीन नहीं है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है, वहीं पे मतलब भैंसों को नहलाया जा रहा है, वहाँ पे सारी चीज़ें करी जा रही है। और दूसरा ये कि स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, जैसे लोग पोल्ट्री में अंडे खाना बहुत पसंद करते हैं, अंडे में इनको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं। आजकल तो इवन वेजिटेबल्स में भी स्टीरॉइड्स डाले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने सुना था कि पेस्टिसाइड्स उसमें होते हैं आपके ग्रेप्स में, तो कहीं भी हम बचे हुए नहीं हैं। बट स्टिल जो हम चीज़ें ऑब्वियस चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, मुझे लगता है हमें अवॉइड करनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपके घर में डेयरी है तो वो बहुत अच्छा है, आप उसको तो ऑफकोर्स कंज्यूम कर ही सकते हैं। जैसे आपने अभी ये बात करी थी ना, अभी एग्स जो होते हैं वो खराब होते हैं, तो दो तरह के अंडे आते हैं ना, एक वाइट कलर का आता है, एक ब्राउन कलर का आता है, जिसको देसी मुर्गी का अंडा बोलते हैं। तो कौन सा इसके अंदर बेटर कौन सा है, ब्राउन वाला या वाइट वाला? वाइट आ गया कैसे? अगर मतलब आप देखा जाओ तो वाइडली अडेप्टेबल तो वाइट ही है, और वो भी अब स्टीरॉइड डाल के आ गया। मैंने सुना है कि वो एक्चुअली मुर्गी अंडा देती नहीं है, वो मतलब वहाँ करके इंजेक्ट करके इंजेक्शन लगा वो बनाए जाते हैं और वो मतलब अननेचुरल वे से हैच करे जाते हैं एग्स। तो अगर देसी अंडे मुझे लगता है थोड़ा सा पचाने में मुश्किल होते हैं लोगों को, तो वैसे भी में अगर आप देखोगे तो वाइट एग्स इज़ ओवरऑल एक्सेप्टेड और वो उसे खा सकते हो आप। बट स्टिल अगर आपके पोल्ट्री खुद से है, आसपास कोई रिलेटिव में है, तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके। देसी अंडे थोड़ा सा पचाना मुश्किल है, उसमें फैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बढ़िया होते हैं या वो भी बेकार ही होते हैं? अगर योगा की इस लाइफ स्टाइल से जाओगे तो दोनों ही बेकार होते हैं। ओके। जो उनके बीच का वो जो येलो येलो होता है, योग योग बोल उसमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर आप हाँ बोलो बोलो बोलो। खा सकते हैं। ओके। तो जैसे जिम के अंदर जो लोग प्रोटीन की बात करते हैं अभी, वो तो बीच वाला निकाल देते तो वाइट पार्ट खाता है उसका, तो उसका क्या लॉजिक बनता है यार इस चीज का? बेसिकली मतलब वो फैट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, ज़्यादातर फैट्स को अवॉइड करके प्रोटीन का वो सोर्स निकालना चाहते हैं कि वहाँ से हम प्रोटीन निकाल लें और फैट्स को अवॉइड कर ले। तो ये जिस लेवल आप बता रहे हो थोड़ा सा IFBB प्रो या मतलब जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो थोड़ा इस पे ज़्यादा है, वरना ओवरऑल अगर आपको बल्किंग करनी है सिंपल हल्का सा तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है ना, तो किसी किसी की रिक्वायरमेंट भी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होती है। मान के चलो कोई बहुत ही पतला आदमी है जिसको थोड़ा गेन करना है, तो उसके लिए तो फायदेमंद होगा। जिसको बॉडी बनानी, जिसको फैट नहीं चाहिए बॉडी में, वो योग को हटा के खाता है। क्योंकि इवन बॉडी बिल्डर्स तो मतलब बहुत ज़्यादा लो सिंगल डिजिट बॉडी फैट्स पे आते हैं, तो उनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा नाप तोल के खाना पड़ता है। वेइंग मशीन होती है उनकी, चावल भी हर एक चीज़ वो वैसे नाप के खाते हैं, इस वजह से वो अंडे का योग नहीं खाते। ओके। तो जैसे भाई यार न्यू जनरेशन है तो उनके लिए योगा कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ के अंदर? क्योंकि जैसे अब जो लड़के लड़कियां जो अभी न्यू कल्चर चल रहा है, वेप पीते हैं और हुक्का पीते हैं और ड्रिंक्स भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो आपने देखा होगा, ये चंडीगढ़ ये दिल्ली के अंदर दारू पीते क्लबों में जाते हैं, तो यार ये हार्मफुल तो है बॉडी के लिए। तो अगर जैसे कोई कंज्यूम कर रहा है इन चीज़ों को, तो अगर वो ठीक होना चाहता है तो क्या योगासन कर सकता है? क्या योगा है इसके लिए, क्या प्रैक्टिस है वो बताओ उसके बारे में कुछ, जिससे ये चीज़ें ठीक हो सके। यूथ को तो मुझे लगता है आज एडल्ट से ज़्यादा यूथ को ज़्यादा ज़रूरत है योगा की, मुझे लगता है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि यूथ तो फिर भी एक काइंड ऑफ मेंटली स्टेबल्ड है, और पर जो एक्चुअल में यहाँ यंगर जनरेशन है वो बिल्कुल अवेयर ही नहीं है। मतलब वो क्लब्स में जा रही है, वो पार्टी कर रही है, क्यों? क्योंकि उन्हें वो खुद नहीं करना चाहते उसे, वो भीड़ करवा रही है। जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा या कहीं भी अगर आप देखें कहीं भी भीड़ चलती है, आजकल रैलियाँ हो रही है बहुत ज़्यादा दिल्ली में, तो जहाँ पे हम हैं वहाँ पे रैलियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पे सपोज जैसे एक को अगर 100 रुपये जाते हैं तो सबको 100 रुपये जाते हैं और फिर भीड़ चिल्लाते हुए जाती है। तो अगर आप भीड़ के अपोजिट खड़े हो जाओगे तो भीड़ आपको मारने के लिए फिर जाएगी, कि अगर आप जो अपोजिट पार्टी के हो तो क्योंकि अभी कभी भी जो इंसान होता है वो सत्य मानता है अकेले में। जैसे मैंने आपको बोला कि आप गलत हो तो आप भीड़ में नहीं मानोगे क्योंकि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो भीड़ वो एनर्जी से आपको करा रही है वो काम। पर अगर मैं आपको अकेले में आके बोलूँगा तो फिर आप कहोगे हाँ ठीक है मैं शायद गलत था, तो अब हम कुछ और बात कर सकते हैं, या मैं आपको सुधारूंगा, अपने को सुधारूंगा।
उस टाइम बंदा पूरा रिलैक्स होता है। बिल्कुल रिलैक्स होता है, वो चेतन लॉजिकल माइंड से सोच पाता है। पर जब भीड़ होती है तो उसकी एनर्जी उसे ऐसे अपसर जाता है एनर्जी में कि वो कोई भी चीज़ को सत्य सत्य नहीं मानता। वो कहता है कि जो भीड़ कराएगी वो मैं करूँगा करके। इसलिए आजकल के बच्चे इन सब चीज़ों से भीड़ में जा रहे हैं कि चलो कूल होता है हुक्का पीना, या कूल होता है वेप पीना, या दारू पीते हैं तो किसी गर्लफ्रेंड इंप्रेस हो जाएगी, या मैं कूल बनूंगा तो लोग मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। आजकल जेंजी कल्चर में क्या है कि वो ये बोलते हैं कि मैं स्टार्ट होऊंगा तो मतलब मेरे पे लड़कियां अट्रैक्ट होंगी। पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में अगर आप दारू पी रहे हो तो आप इग्नोरेंट हो, क्योंकि आप इनर सेल्फ से कुछ डिनाई कर रहे हो अपने साथ से, वो आप बाहर दारू में ढूंढ रहे हो। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल जैसे वो दारू बेसिकली क्यों पीते हैं लोग, अगर आपने नशेड़ी देखे होंगे, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, दारू पी के वो चाहते हैं, दे वांट टू जस्ट पास द टाइम और एस्केप रियलिटी। दैट इज़ देयर मेन गोल, कि मैं बस टाइम को पास कर दूँ। जो मेरे पे स्ट्रगल वहाँ से आ रहा है एक फैमिली से, या कुछ भी हो सकता है उनका स्ट्रगल किसी भी सेंस में, वो बस मैं अभी ना फेस ऑफ करूँ, मैं बाद में फेस ऑफ करूँगा। 4 घंटे बाद जब उनका दारू का नशा उतर जाता है वो फिर वापस दारू पीते हैं, क्योंकि उन्हें फिर वो कभी फेस ऑफ करना ही नहीं है। तो एक्चुअल में उन्हें दारू नहीं पीनी है, उन्हें अपने अंदर का डर दारू से निकालना है। अच्छा, तो वो डर मतलब वो डर वो निकालना नहीं चाहते वो खुद से, क्योंकि वो ध्यान में बैठना नहीं चाहते, क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए भी साहस लगता है। ओके। जैसे आपने अभी ध्यान की बात करी, तो जैसे अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से भाग दौड़ वाली ज़िंदगी चल रही है लोगों की, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों के दिमाग पे भी, मतलब यार ये भी कर लो वो भी कर लो। किसी को मनी का है, किसी को अपने घर से स्ट्रेस मिल रहा है ज़्यादा। तो कोई ऐसा ब्रीथिंग जो अपने जो चलती है और योगा यागा चलती है प्रैक्टिस जो होती है, कोई ऐसी प्रैक्टिस बताओ ना, कोई योगा आसन बताओ जिससे बंदा रिलैक्स हो सके, स्ट्रेस जो उसकी ज़िंदगी से चला जाए या मैनेज ही हो जाए, उसके लिए कुछ बताओ। ठीक है, अगर आप इसका मैं 2 वेज में एड्रेस करता हूँ। एक तो एक इसका रिलैक्सेशन टेक्निक, जो आप कॉर्पोरेट वाले लोग हैं अगर वो सुन रहे हैं तो वो जब अगर ऑफिस से आए तो वो क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई आसन में कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए स्ट्रेस रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहले हम प्राणायाम वाले पॉइंट को एड्रेस करते हैं। तो कभी भी आप जब भी बाहर से आ रहे हो, तो जैसे आप ऑफिस से आए, तो ऑफिस से आके पहली बात तो आप अपनी एनर्जी साथ ला रहे हो, अपने क्लोज के साथ, अपने माइंड थॉट के साथ, तो उसे आप खुद से नहीं चेंज कर सकते हो। तो इसलिए करो, पहले तो अपना अच्छे से कपड़े पे रिमूव करो, पैर अच्छे से धो, क्योंकि पैर में सबसे ज़्यादा एनर्जी बोली जाती है। इवन वाटर इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी, मतलब वाटर कैरी करता है एनर्जी को, और वाटर शायद पूजने में भी काम आता है काफ़ी जगहों पे। इवन जैसे काफ़ी सारी सीरीज़ है, जैसे लास्ट एयरबेंडर, उसमें 4 तत्व दिखाए गए हैं, धरती, अग्नि और वायु और अपना पानी। तो उसमें जो सीरीज़ है उसमें वो वाटर बहुत ज़्यादा एनर्जी होल्ड करता है। तो अभी प्राणायाम की बात पे आए हैं, तो प्राणायाम में आगे सबसे पहले अपने कपड़े उतारे, आपने पैर अपने धोए, अच्छे से हाथ पैर धो के आप फ्रेश होकर आराम से बैठ गए। बैठने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको मंत्र चैंटिंग से शुरू करना है। आप स्टार्टिंग प्रेयर करिए, ओम 1 बार बोल सकते हैं और 3 बार शांति बोल सकते हैं। अगर आपका इष्ट देव कोई भी इष्ट देव है, हनुमान जी हैं तो उनका बीज मंत्र, या शिव जी हैं तो उनका बीज मंत्र बोल के आप शुरू कर सकते हैं। उससे बेसिकली हुआ क्या कि वो ओम की वाइब्रेशन आपके आसपास का एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग बना देती है आपके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आ रखे हो, वो एक्चुअल में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत मैच नहीं होती। तो ओम की वाइब्रेशन आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ काइंड ऑफ ऐसा जोड़ना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस शुरू करोगे। तो प्राणायाम में सबसे पहले आप मेरे को अगर बोलो तो आप प्राणायाम से पहले षटकर्म से शुरू करो। षटकर्म होता है क्लींजिंग प्रैक्टिसेस। षट मीन्स 6 और कर्म मीन्स एक्शन। तो 6 कर्म जो हम करते हैं अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसे हम षटकर्म कहते हैं। तो थोड़ा सा षटकर्म में एक षटकर्म मैं आपको बोलूँगा जो आप उधर ही बैठ के इंस्टेंटली कर सकते हैं, वो है कपालभाति। कपालभाति का सिंपल तरीका है, उसको आप बैठ के वहाँ पे पहले सिंपल पद्मासन में बैठिए या वज्रासन में बैठ के, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो करके। आपका बैक सपोर्टेड होना चाहिए उससे, क्योंकि क्या होगा कि आपका लोअर बैक पेन नहीं होगा। तो बैक सपोर्ट करके आप अपना अच्छे से पहले अपने मंत्र उच्चारण करा। मंत्र उच्चारण के बाद आपने कपालभाति करा, उससे क्या होगा कि आपका जो नेशनल पैसेजेस है वो सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगी। सपोज जैसे सर्दियाँ हैं, जैसे यहाँ पे अभी हम फरवरी में कर रहे हैं, तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो सर्दी से ब्लॉकेज हो जाती है। तो जो आपका फिजिकल बॉडी कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, तो आप प्राणायाम या ध्यान तक कैसे पहुँचेंगे। तो पहले आपने अपना क्लीन करा कपालभाति से सारा, फिर उसके बाद आप अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम कर सकते हैं। या अगर आप चाहें थोड़ा सा और रिलैक्स होना तो उज्जयी प्राणायाम आप कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम इज कॉल्ड द विक्टोरियस ब्रेथ। मतलब उसे कहा जाता है कि आप मृत्यु पे जो बल पाले उसे कहते हैं उज्जयी ब्रेथ। तो वो उससे करके आप स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का प्रैक्टिस रहेगा ये पूरा। उसके बाद आप एंडिंग प्रेयर के साथ ओम शांति शांति 3 बार आपने करना है, और उसके बाद आप गुड टू गो। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर मतलब इन योर डेली लाइफ। अच्छा, बाकी ये जो आपने चीज़ें बताई बाकी इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें, मज़ा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करने में। पर एक चीज़ बताओ, जैसे यार डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में। जैसे मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ, मैं जैसे कोई काम करने लगा, अगर मैं फ़ोन पे कोई काम कर रहा हूँ तो जैसे कोई नोटिफिकेशन आ गया, लाइक इंस्टाग्राम लगा लो या फेसबुक लगा लो, तो यार कोई काम करने से पहले बंदा यार रील देखने लग जाता है, कोई रील देखने लगा, कोई शॉर्ट्स देखने लगा। तो जैसे ये डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इसके लिए कुछ बताओ ना यार, जो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए, आदमी का फोकस बना रहे बढ़िया।
फोकस तो आपका देखो, फोकस आप खुद से नहीं बना पा रहे हो, तभी आप मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो पूरा दिन, या आप मेरे से भी सवाल पूछ रहे हो। तो सबसे बड़ा तरीका क्या है कि जो भी चीज़ आप फोकस करना चाहते हो, उससे पहले ये समझो किस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। अच्छा, सपोज जैसे सपोज आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के साथ में आप फ़ोन रख दोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो पहले ही फ़ोन उठाओ और इन्वायरमेंट से बाहर कर दो, अच्छा, रूम से ही बाहर कर दो आप फ़ोन को, क्योंकि जब देखोगे तो फिर दिमाग में आएगा। इससे आप बेटर हैबिट्स भी बना सकते हो। जैसे आपको पानी पीने का लोगों को हैबिट नहीं होता, पर आपने घर में 4 जगह बोतल रख दिया, तो आपको बार बार दिखे जा रहा है, तो आप आते आते पीते रहोगे, तो एक हैबिट आपका बन गया। तो ये बेटर वे में भी हो सकता है, वर्स्ट वे में भी हो सकता है। तो आपने फ़ोन जगह वहाँ रखा हुआ है, लैपटॉप आपने वहाँ रखा हुआ है, पढ़ाई के साथ आप साइड में आईपैड रखा हुआ है, जिससे दिखता है स्क्रीन, फिर आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंस्टाग्राम ने आपको अच्छे से साइंटिस्ट बिठा रखे हैं, वो आराम से रिसर्च करते हैं और आपका डोपामिन लेवल चेक करते हैं वो, कि अब आपने रील्स स्क्रॉल करा, आपको मज़ा आया नहीं आया। हर लोग, हर क्रिएटर, इवन हम भी विजुअल हुक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा कैसे हुक करे लोगों को करके। तो वो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप कर सकते तो आप नहीं करते, तो आप मेरे से सवाल नहीं पूछते, इसलिए आप देखो ही मत, इन्वायरमेंट से ही बाहर कर दो। अच्छा, सबसे पहले आप इन्वायरमेंट से बाहर करोगे। दूसरी चीज़, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आईफोन में या एंड्रॉयड में हर जगह एक सेटिंग आता है कि ग्रे स्केल का सेटिंग आता है। उससे क्या होता है, कलर साइकोलॉजी अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो कलर भी आपको अलग अलग कलर, आपको अलग अलग फीलिंग्स इन्वोक करता है आपके अंदर। तभी आपने देखा होगा यूट्यूब का कलर रेड है, इंस्टाग्राम का कलर रेड है, और रेड का कलर आपने रेड लाइट का कलर भी देखा होगा। तो वो काइंड ऑफ हार्म या आपको अटेंशन सीख करता है कि आप अटेंशन दो लाल पे, इसलिए वो आपको टैप करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसलिए क्या करो, ग्रे स्केल कर दोगे तो क्या होगा, स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो जब पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा तो स्टार्टिंग में तो अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी रंग बिरंगी दुनिया देखी है। ये तुषार, षटकर्म और प्राणायाम में क्या अंतर होता है? प्राणायाम को अगर हम समझना चाहे तो प्राणायाम को हम एक पतंजलि के योग सूत्र से समझते हैं। उनमें वो महर्षि पतंजलि प्राणायाम को समझाते हुए कहते हैं, तस्मिन श्वास पर श्वास गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन श्वास मीन्स आपका ब्रेथ, गति विच्छेद, गति को विच्छेद करना मीन्स लेनदेन करना इस प्राणायाम। तो आप कोई भी सिंपल, अगर आप कोई भी टेक्निक भी नहीं आजमा रहे हैं कि 4 काउंटिंग होल्ड, 3 काउंटिंग होल्ड, ऐसा नहीं भी कर रहे, सिंपल आप एक लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं और एक सिर्फ होल्ड करके उसे स्लोली रिलीज करते हैं, तो भी वो प्राणायाम के अंदर काउंट होता है। तो वो प्राणायाम है। षटकर्म क्या होता है, कभी भी देखो जब आप योगा करने आएंगे या योगा के माइंडफुलनेस भी आप करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपका शरीर कैपेबल होना चाहिए वो चीज़ों को झेलने के लिए, उस लेवल ऑफ एनर्जी को टैप करने के लिए। या सपोज मैं आज बैक पेन हो रही है मेरे, तो मैं कैसे योगा करने बैठ सकता हूँ, मेरी कमर ही सीधी नहीं है, तो मैं कंसंट्रेशन पूरा आपको पेन में ही जाएगा, पूरा दिन कंसंट्रेशन मेरा बैक में जाएगा। अगर मैं आगे में बैठा भी हूँ तो फिर मैं अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा शरीर बार बार वही नीचे खींच रहा है कि पहले कमर का दर्द ठीक करो। तो जब तक वो नहीं हो सकता तो मुझे पहले षटकर्म करना पड़ेगा। अब षटकर्म होते हैं 6 प्रकार के। षट मीन्स 6 और कर्म मीन्स क्रियाएं आपकी या एक्शंस जो आप करते हैं। बस्ती, नीति, नौली, त्राटक, कपालभाति और धोती, 6 तरह के आपके हैं। इसमें अलग ये कुछ है जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं, जैसे कि आप नीति कर सकते हैं। नीति का एक सूत्र नीति आता है। सूत्र नीति थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जैसे उसमें नाक में ऐसे डाल के हम सूत्र नीति करते हैं। उससे क्या होता है, आपके सारे जो साइनसाइटिस का प्रॉब्लम होता है, जो आजकल अस्थमा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नोज ब्लॉकेजेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि कई लोग पॉडकास्ट पे आते हैं वो चले जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से। मास्क पहन के पॉडकास्ट करना पड़ रहा है अपने आप नहीं है तो इस वजह से वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपका जल नीति भी होता है और सूत्र नीति भी होता है। सूत्र नीति थोड़ा सा एडवांस है, वो थोड़ा सा योगा प्रैक्टिशनर जो आधे 1 साल से कर रहे हैं वो कर सकते हैं अंडर गाइडेंस ऑफ अ योगा टीचर। जल नीति आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जल नीति में क्या होता है, एक सिंगल आपको पॉट लेना है, हल्का गुनगुना गर्म पानी करना है उसमें, और उसमें नमक डाल के, आपका पॉट भी उसका डिफरेंट आता है एक ऐसे करके उसको नाक पे लगाना है, आगे झुक के फॉरवर्ड आके नाक पे लगा के मुंह से आपको श्वास लेते रहना है, नाक से सांस लेना है, वरना वो पानी आपके गले में अंदर चले जाएगा। फिर वहाँ से आप दूसरे नॉस्ट्रल से आपको रिलीज करना है, फिर सेम आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से वापस से ट्राई करना है। ओके तो ये आप एवरीडे लाइफ में कर सकते हैं, ये बहुत इजी चीज़ है। और साथ में कपालभाति मैंने आपको जो बताया वो तो आप कर ही सकते हैं। 2 षटकर्म आप करिए, इससे आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा। बॉडी डिटॉक्सिफाई होने से क्या होता क्या है, सारे स्किन प्रॉब्लम्स आजकल एजीमा लोगों को हो रहा है, सोराइसिस लोगों को हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। साथ में उनको जो हेयर फॉल का इशू है वो भी काफ़ी हद तक इसमें क्योर होता है, क्योंकि आप सारे टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। टॉक्सिन बाहर निकालोगे तो आपका जो मेंटल फ्लक्चुएशंस हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। ओके तो ओवरऑल बॉडी के साथ लिंक्ड है। इवन कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है कि आपका जो फैट है वो आपके आर्टरीज में जम जाता है, तो अगर आप सारा डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं तो उसमें साथ में वो भी सारा आपका फ्लश आउट हो जाता है। सो इन अ वे योगा से भी डिप्रेशन को क्योर किया जा सकता है, इन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई फील। यस,
योगा से आप डिप्रेशन क्योर कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस में है तो बहुत अच्छा है, तो फिर आप वहाँ जाएंगे ही नहीं। पर अगर आप एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं तो योगा में ऐसी टेक्निक्स भी हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो आप त्राटक से शुरू कर सकते हैं। त्राटक इज अगेन षटक्रिया या षटकर्म जो आप करें, तो उससे आपको क्या होगा, डिप्रेशन में आप बेसिकली कर क्या रहे, डिप्रेशन में आप क्या है कि सेल्फ डिनायल फेज में है, अपने को आप वैल्यूएबल समझ ही नहीं रहे हैं और बस ये बोल रहे हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ। उसके दो तीन तरीके भी हो सकते हैं। जैसे आप कुछ एक्शन एक्चुअल में कर रही है फिजिकल लाइफ में जिस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, तो या तो आप एक्चुअल में हार्ड थिंग्स करिए। हार्ड थिंग्स क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मुझे सुबह 4 बजे दौड़ना बहुत पसंद है। अरे बाप रे। 4 बजे दौड़ना क्यों पसंद है, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं होता है, तो वो मेरी मेंटल टफनेस है, मुझे अच्छा लगता है वो करने में। और वो पूरे दिन फिर मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है खुद के लिए कि आज मैंने 4 बजे उठ के कुछ करा। तो घर वाले बेशक मुझे पागल गए पर उसमें मजा जरूर आता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को तो बहुत स्ट्रांग माना जाता है ना तुषार? क्योंकि 4 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। बहुत सारे, अगर मोदी की बात करें, हम रोनाल्डो की बात करें, तो ये सारे 4 बजे उठ के बहुत इन्होंने सेल्फ वर्क किया है अपने ऊपर। तो मुझे ऐसा भी लगता है रजत कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि योगा करना अच्छा होता है, वॉकिंग करना अच्छा है, जॉगिंग करना अच्छा है, अलार्म भी सेट करके सोते हैं वो, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है सुबह उनको लगता है कल से पक्का जाएंगे, आज थोड़ा सो जाते हैं। अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। तो वो उस पे वे कैसे जीत पाई जाए कि भाई आज अगर अलार्म बजाए तो आज ही जाना है योगा पे? तो इसके लिए मुझे लगता है आप क्या कर सकते हो कि ये बहुत बड़ा टास्क है, इसके बहुत बड़ा फ्रिक्शन है आपके पास। तो पहले दिन में या एवरीडे लाइफ में छोटे छोटे टास्क करो जिससे आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या कर सकते हो, सपोज जैसे आपको है कि आपने खुद से बोला है कि मैं आज रील नहीं चलाऊंगा, तो दिस इज़ अ स्मॉल टास्क, तो आपने वो आज नहीं करा। अब चाहे आपने फ़ोन बाहर रख दिया या आपने मम्मी को दे दिया या आपने भाई को दे दिया, वो ट्रैवल में निकल गया, पर आपने एटलीस्ट अपने साथ सेल्फ रिस्पेक्ट से वो चीज़ करी। आपने एक अपने लिए एक हैबिट बनाई कि मैं 10 पेज रोज़ पढ़ूंगा बुक के, तो आपने वो रोज़ पढ़े 10 दिन तक, फिर क्या हुआ, आप सेल्फ रिस्पेक्ट बन गई आपकी। अब 11वें दिन जब आप सुबह अलार्म बजेगा तो आप पे बात अलार्म की नहीं आएगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएगी। क्या मैं नहीं उठ रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ऐसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ अब, जो ये गलत है। तो 11वें दिन में पैटर्न इंटरप्ट हो जाएगा। अभी तक आपका पैटर्न क्या बना हुआ है कि रोज़ अलार्म बजता है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, 10वें 11वें दिन में वही पैटर्न रहता है। पर धीरे धीरे जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट बन गई है तो वो 10 दिन का पैटर्न आपका पहले ही बन गया कि मैं रोज़ कंसिस्टेंट एक चीज़ करता हूँ, तो फिर अगले दिन आप जब उठोगे तो दूसरी चीज़ भी आप कंसिस्टेंसी से कंटिन्यू करोगे, क्योंकि वो सेल्फ इमेज है आपकी। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आज के टाइम पे देखें तो ये जो अल्कोहल है तो ये कंज्यूम करते हैं, तो अब उनका जो लिवर है वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में हो जाता है, उनका किडनी भी। तो योगा से क्या ये भी ठीक हो सकती है चीज़? बिल्कुल हो सकती है। और लीवर के भी, फैटी लीवर के भी 4 स्टेजेस होते हैं। तो लास्ट वन वाला इज नॉट क्योरेबल, द साइरोसिस स्टेज इज नॉट क्योरेबल, बट द प्रीवियस 3 स्टेजेस आर टोटली क्योरेबल। आप उन्हें कर सकते हो और 100% कर सकते हो थ्रू योगा। यस, थ्रू योगा, योगिक लाइफस्टाइल विद सात्विक डाइट। ये अगर 3 चीज़ें आप फॉलो करो, आप काफ़ी जल्दी फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हो 3 स्टेजेस तक अगर वो है तो। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है, आपका फैटी लीवर में होता क्या है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, वो फैट जंक फूड खाने की वजह से वो बढ़ जाता है, जिस वजह से जो लीवर होता है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है और उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो सारी चीज़ें, फंक्शंस हैं, डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो योगा में अगर आप बोलो तो सबसे पहले सात्विक डाइट, फैटी लीवर ठीक करना है, सात्विक डाइट, ऐसा खाना जो, अगर अब मैं इवन कहूँगा स्टार्टिंग में अगर 3rd लेवल पे आपका है तो आप इवन डेयरी भी अवॉइड करो, दूध भी अवॉइड करो, दही खा सकते हो बट अगेन सीजन देख के कि कैसा है, अगर ठंडा है तो नहीं खाना है ये सब चीज़। फिर उसके बाद अगर आप सेकंड स्टेज, अगर लीवर आप ठीक करना चाहो तो अगेन रोज़ कार्डियो करना है आपको, 10K स्टेप्स तो आपको करने ही करने हैं। तीसरा, योगा में अगर मैं आपको आसन बताऊं तो सिंपल सूर्य नमस्कार से आप शुरू कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है, 12 सूर्य नमस्कार के स्टेप्स हैं, उनसे आप शुरू करो और धीरे धीरे बिल्ड करो, क्योंकि अभी क्या है, आपका फैटी लीवर है तो सांस बहुत जल्दी फूलेगी। फैटी लीवर के केसेस में होता ही ऐसा है कि लोग बेसिकली थोड़े से फ्लफी होते हैं, उन्हीं को फैटी लीवर ज़्यादा पाया जाता है। उसमें भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और अल्कोहलिक फैटी लीवर है। तो अगेन दोनों केसेस में, क्योंकि जो आपका अल्कोहल होता है वो भी आपके लंग कैपेसिटी को कम कर देता है और स्टैमिना भी डिक्रीज कर देता है, तो अगेन सांस का प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला वॉकिंग से स्टार्ट करो, धीरे धीरे 5-10 दिन आपने वॉकिंग करा, आपका स्टैमिना बिल्ड हो गया, आपका ब्रीदिंग आपको इन प्लेस करना आ गया। फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार से आप स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा 5 सूर्य नमस्कार से आप स्टार्ट करोगे, आपके लिए बहुत है। फिर धीरे धीरे डाइटरी प्लेसेस करी, योगिक लाइफस्टाइल, वॉकिंग और ये सूर्य नमस्कार के साथ साथ आप आगे बढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप, कोई नहीं बोल सकता आपको कि आपको फैटी लीवर होगा एक टाइम पे।
या जैसे गांव के अंदर और विलेज के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे शुद्ध एयर होती है, सवेरे सवेरे लोग उठते हैं और वॉक पे जाते हैं, वहाँ पे प्योर प्योर एयर है पूरी। और जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एयर प्योर नहीं है, गंदी है। तो यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, तो कैसे वो अपनी इस चीज़ों को क्योर कर सकते हैं? मतलब अगर आप पॉल्यूशन सेंस में बोल रहे हैं दिल्ली में यहाँ पे, तो फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो सिंपल ऑब्वियस केसेस कि आप N95 मास्क वगैरह पहनो और एयर प्योरीफायर रखो, ये सब चीज़ें तो बहुत जनरल हैं। बट एक अगर मैं आपको योगा पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मैंने जो खुद के साथ किया है वो है कि अपने घर में कहीं ना कहीं प्लांट्स थोड़ा सा इंक्रीज़ करो। अच्छा। जो एयर फ्लोइंग प्लांट्स हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी के वे में भी प्लांट्स को बहुत अच्छा कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बोले मनी प्लांट इज़ ऑल्सो गुड एंड दैट एरिका पाम इज़ ऑल्सो गुड। ये सब प्लांट्स को आप अपने ये पॉजिटिव एनर्जीज भी लाएंगे, साथ में आपको क्या है कि एयर प्योरीफाई भी करेंगे। 24/7 इज स्नेक प्लांट ऑल्सो गिव्स 24/7 लाइक ऑक्सीजन। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो अगर आप दो केसेज है इसमें भी, अगर आप सिंपल आपके पास टाइम नहीं है, आप सुबह नहीं उठ सकते हो किसी रीज़न की वजह से, आपकी नाइट शिफ्ट है जो भी है, तो आप दिन में अगर आप वॉक कर रहे हैं तो ऑब्वियस प्लेसेस से दूर रहो। बचना कहाँ है पहले वो सीख लो। जैसे रोडों पे नहीं जाना है, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है वहाँ नहीं जाना है, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ज़्यादा पेड़ हैं। अगेन पार्क्स, छोटे पार्क्स ठीक है, बड़े पार्क्स तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर साथ में वहाँ पे आप रनिंग कर सकते हो, क्योंकि रनिंग से अगेन आपका ब्रीदिंग फास्ट होता है। थोड़ा सा स्प्रिंटिंग वगैरह आप ला सकते हो अपनी लाइफ में। और अगर आप बात रही कि साथ में अगर कंटिन्यूस प्राणायाम करोगे, अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन से भी कहते हैं, नाड़ी शोधन, कपालभाति और उज्जयी, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्रेथ भी डिटॉक्सीफाई होना शुरू होगा। और उज्जयी प्राणायाम ही ऐसा है कि वो आपके बहुत कूलिंग ब्रेथ है। तो अगर आप बहुत टायरिंग डे से भी आ रहे हो तो वो बहुत कूल कर देता है आपके शरीर को। या अगर आप रनिंग भी करके आ रहे हो, आपने स्प्रिंटिंग करी है, उसके बाद थोड़ा सा काम होने के बाद आप उज्जयी करोगे तो आपको बहुत काम फील होगा। तो ये सब टेक्निक्स आप डेली लाइफ में आजमा सकते हो। और दूसरा, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन हो, आपके थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्ट आपने बिल्ड कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों से आपने डर जीना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में, तो आप सुबह, मैं तो कहूँगा मेरे लिए पर्सनल एडवाइस ये है कि आप उठो और ब्रह्म मुहूर्त में दौड़ना शुरू करो। अगर 4 बजे आप दौड़ सकते हो तो आप 4 बजे दौड़ना शुरू करो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा क्यों होता है ब्रह्म मुहूर्त में बेसिकली कि इतना ऑटोमेटिकली आप एक ऐसे स्टेट में होते हो कि बहुत थॉटलेस होते हो, बहुत कम थॉट्स होते हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपने पूरा दिन आपका निकला नहीं है, तो वो जो सारे संस्कार हैं आपके अंदर वो आए नहीं हैं, इंप्रेशंस जिन्हें कहते हैं, माइंड पे इंप्रेशंस पड़े नहीं हैं, वो पढ़ने शुरू होंगे अभी। उससे पहले आपने वो चीज़ कर दी जो बहुत मुश्किल थी, जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो लोग वहाँ नहीं हैं, वो पागलपन की निशानी से ज़्यादा ये है कि आप वो चीज़ कर रहे हो जो कोई और नहीं कर रहा है। तो वो इतनी हार्ड है कि कोई और करने राजी नहीं है, तो आपने उस पर अपने साथ सेल्फ रिस्पेक्ट बना दी। फिर आप ओवर डे में जाओगे तो वो फ्रेश प्राणायाम जो सुबह सुबह आपको मिलेगा प्लांट से, वो और साथ में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू आप कोई भी काम में जाओगे आप फोड़ोगे। जैसे मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे आपकी रील देखी थी, आप जिम भी करते हो और योगा भी करते हो। अगर योगा से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, जो भी डिजीज़ होगी, सारी चीज़ होगी, तो आप जिम क्यों करते हो? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल लोगों के दिमाग में आता भी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो पोलर अपोजिट्स हैं। लोग कहते हैं कि जिम करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और योगा करोगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। और बेसिकली आपने देखा भी है, जिम बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो फ्लेक्सिबल नहीं होते, और योगा वाले बहुत पतले होते हैं तो वो स्ट्रेंथ नहीं होते। इस डोगमा को मुझे अगेन ब्रेक करना है, और मैं खुद से साथ फील कर रहा हूँ ये चीज़ कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे और फ्लेक्सिबिलिटी भी करोगे तो आपको दोनों में बेस्ट ऑफ द 2 वर्ल्ड्स मिलेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो हम हैंड स्टैंड्स वगैरह करते हैं, तो हैंड स्टैंड में हमें स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, तो उसे हम शोल्डर प्रेस के थ्रू एनहांस कर सकते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सप्लोर करी है और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि जिम करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कमज़ोर होती है। मुझे बिल्कुल इवन अच्छा लग रहा है। मुझे एक थोड़ा सा ये है कि योगा से आप क्या कर सकते हो, मेंटल एस्पेक्ट आप ज़्यादा कैटर कर सकते हो योगा से। माइंडफुलनेस में ये मेडिटेशन वगैरह वो ज़्यादा योगा में है। पर अगर आपको आसन करने हैं, आसन आप करोगे एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए। बेसिकली लोग, जनरल ऑडियंस आती है, लोग आसन करने योगा क्यों? क्योंकि उन्हें ठीक करना है, अपना एलिमेंट्स ठीक करना है। पर मेरा वैसा कोई केस ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई छोटा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो साथ में मुझे क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ अगर आप बनाना चाहते हो जल्दी और थोड़ा सा फास्ट वे में, तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रूट से जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप आइसोलेटेड मूवमेंट्स कर सकते हो। योगा में क्या है, एक पूरा बॉडी मूवमेंट है, एक पूरा बॉडी फ्लो है, तो आप पर्टिकुलर मसल को आइसोलेटेड ट्रेन नहीं कर रहे हो। और आप पर्टिकुलर मसल को जब आइसोलेटेड ट्रेन नहीं करते हो तो आप उसे नियर टू फेलियर भी नहीं टच कर सकते हो। तभी आप योगा में प्रोटीन लेते हुए लोगों को नहीं दिखोगे, क्योंकि वो नियर टू मसल फेलियर टच नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हैं। और जिम में आप आइसोलेटेड कर रहे हो और वहाँ मसल ब्रेक होता है, इस वजह से फिर आपको मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, साइज बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर, तो जिम और योगा कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, कंबाइन करो, डोगमा को तोड़ो। फिजिकली भी अच्छा रखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप मेंटली ही करके खुश रहोगे, ठीक है, वो हो सकता है बेटर है। पर अगर आप फिजिकली भी अपने को देखो कि मैं बाहर से भी ऐसा हूँ और मैं अंदर से भी ऐसा हूँ, तो वो आपको काइंड ऑफ एक विलन वाली वाइब आएगी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ, बट स्टिल आई चूज़ नॉट टू डू द थिंग्स दैट
व्हाट डन टू मी, आई चूज ग्रेटनेस और पीस ओवर, मतलब क्या बोलेंगे उसे, इविल। Evil, yes. So the beast in me is sleeping, not dead. यस। जैसे भाई यार मैं सुन रहा हूँ मैनिफेस्टेशन, लोग अपने मन में ही सोचते हैं चीज़ों को और आंखें बंद करके मैनिफेस्ट करते हैं, तो इसका क्या ये सच्ची में वर्क करती है क्या चीज़? मैनिफेस्टेशन अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं अभी खुद भी एक इनिशियल फेज में हूँ मैनिफेस्टेशन के, और मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ। और कभी कभार तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैनिफेस्टेशन थोड़ा पागलपन भी है, क्योंकि उसमें क्या है, मैनिफेस्टेशन में ये कहा जाता है कि जब भी कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसे अभी मैनिफेस्ट करो कि वो प्रेजेंट टेंस में है। जैसे आप बोल रहे हो तो उसे बोलो कि मेरी चीज़ हो चुकी है, हो चुकी है, हो रही है। अभी मेरा पॉडकास्ट चल गया अभी मेरा पॉडकास्ट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ आ रहा था तो उससे पहले मैंने काइंड ऑफ मन में सोचा था कि मेरा पॉडकास्ट हो गया है, तो मतलब हो गया है मेरा पॉडकास्ट, चाहे वो हुआ नहीं है अभी, पर आप अपने सबकॉन्शियस को काइंड ऑफ मतलब एक काइंड ऑफ जिमी के लिए आप मतलब आप उसे छल रहे हो कि आप कह रहे हो कि नहीं हो चुका है। तो ऐसे भी मैनिफेस्टेशन मैं बोलूँगा काम करता है, पर अगर आप सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन से करवाना चाह रहे हो और कुछ भी यूनिवर्सल विल पे नहीं छोड़ रहे हो तो वो तो गलत है। पर मैनिफेस्टेशन के लिए अगेन आपको चीज़ें चाहिए, मुझे लगता है इंटेंसिटी बहुत ज़रूरी है और फोकस बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि मैं सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ कि मैंने 10 चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली, आज मैं बैठा 10 चीज़ें हुई, अगले दिन सुबह वो मेरे नीचे खड़ी है 4 गाड़ी आ गई और 3 करोड़ गाड़ी बन गया। कोई एक गोल आपको लेना पड़ेगा, एक गोल पे आपको महीने कंसंट्रेट करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हाँ रोज़ अफर्मेशंस आपको देनी है प्रेजेंट टेंस में कि मैं ये कर रहा हूँ, नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी कर रहा हूँ, करा था या करूँगा नहीं, ये मेरे पे गाड़ी आएगी या मैं डिजीज़ फ्री हो जाऊँगा, मेरे घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा, नहीं मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया है। उससे क्या हुआ, अगेन ये फेथ है, एक थोड़ा सा बिलीफ है इसमें। तो बिलीफ भी आपको काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट जिसे कहते हैं कि एक आपको पिल अगर दी गई तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपको एक पिल दी और वो एक्चुअल में उसमें मेडिसिन थी, दूसरे में मेडिसिन नहीं थी, तो दोनों का सेम रिजल्ट आया। जिनके पास मेडिसिन नहीं थी उन्हें भी लग रहा है कि वो है, क्योंकि अगेन उनका बिलीफ उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, पर उसके लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा और बहुत इंटेंसली एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। तो जो अपना यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? जैसे कोई मराठी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई अपनी बिहारी लैंग्वेज में बोल रहा है, हरियाणवी बोल रहा है, तो यूनिवर्स को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? यूनिवर्स का तो मुझे लगता है हमारी लैंग्वेज तो कोई भी समझ नहीं आती है, क्योंकि कोई कितनी भी हम कर ले तो उन्हें समझ आती ही नहीं है। तो उनके यूनिवर्स का होता है फ्रीक्वेंसी के बेस पे कि आप कौन से लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे मतलब रेडिएट कर रहे हैं, किस लेवल पे आप मतलब अपना आपका माइंड थॉट है। इवन अगर आप थॉट भी सोच रहे हैं तो उसका भी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इवन अगर जैसे यहाँ पे चीज़ें जो भी रखी हुई है, इवन हर एक चीज़ उसका एक फ्रीक्वेंसी है और एक अलग वेवलेंथ पे वो ट्रांजिट हो रहा है, तभी वो सॉलिड बन गया, तभी वो वाटर बन गया और तभी वो एयर है या ईथर है जिसे हम कहेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें हम कहते हैं संस्कृत चैंटिंग या बहुत अच्छी लगती है हमें। यहाँ कभी आपने देखे हो 21 पंडित मंत्र गा रहे होते हैं, जैसे कहा जाता है कि अब वो तो रुद्री पाठ जैसे नाम चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वो वाइब्रेशन क्या है बेसिकली, संस्कृत और इंग्लिश में डिफरेंस क्या है? इंग्लिश इज़ अ वेरी प्लेन लैंग्वेज, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ मैं मुंह से बोल रहा हूँ, पर आप संस्कृत का कोई भी मंत्र बोलोगे, ओम भी आप बोलते हो तो वो गले से निकलता है, तो वो उसके पीछे एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चल रही है। इस वजह से ये जो ओम है ये एक्चुअल में मंत्रास नहीं है, ये मतलब एक ऐसी चीज़ है जिससे आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो कि वो फ्रीक्वेंसी आप अपने मैच लेवल पे ला सकते हो। और जब वो मैच लेवल पे लाओगे आप फ्रीक्वेंसी, जैसे सपोज आप गोल्स हैं आपके, वो भी एक अलग फ्रीक्वेंसी पे है, वो लैडर आपको चढ़ना पड़ेगा। वो लैडर कैसे चलोगे? पहले तो आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा अपना माइंड को, फिर आपको प्रेजेंट टेंस पे आना पड़ेगा, तब जाके उस फ्रीक्वेंसी पे आप मैच करोगे, तब आपके गोल्स मैनिफेस्ट होते हैं। अच्छा, जैसे तुषार हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्स को जो लैंग्वेज पहुंचती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की लैंग्वेज होती है। तो ऐसे ही ये जो माइंडफुलनेस की हम बात करते हैं जिसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है, तो इसकी भी कोई एक्सरसाइजेस होती है कि अपने ब्रेन को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? ओके, अगर आप ब्रेन के स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज कह रहे हैं तो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर कॉर्पोरेट में है या अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपका लाइफस्टाइल में है तो आप योग निद्रा से शुरू कर सकते हैं। योग निद्रा में बेसिकली आपको एक मैट लगाना है और शव आसन में लेट जा रहे हैं और सो जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, एकदम जैसे सोना ऐसा लगना चाहिए आपको, पर आपको सोना नहीं है। अच्छा, एक्चुअली योगा में ना ये चीज मुझे सबसे अच्छा जो आसन लगता है वो है शवासन, क्योंकि उसमें क्या होता है, लेकिन है ना मतलब उसमें नींद ही आती है। हाँ, तो बिना नींद के मतलब अगर, क्योंकि क्या होता है योगा में कुछ कुछ एक्सरसाइजेस आप कर रहे हो तो थोड़ी सी बॉडी थक जाती है, और जब आप शवासन करते हो ना तो ऐसे गिव अप, सरेंडर मोड पे आ जाती है बॉडी। तब ऐसे होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बोलते रहते हैं सोना नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आती तब। क्योंकि इसमें अगर जैसे लोग कोई ऐसे होते हैं जो आते ही साथ सो जाते हैं शवासन में, वो कोई आसन ना करे तो भी उन्हें शवासन करना होता है, बस चाहे उन्हें मैट पे कुछ ना कराओ। इवन बच्चों को अगर मैं जैसे इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जिमों में आके कराता हूँ क्लासेस, तो मैं सबको बोलता हूँ कि ये आसन करो,
तो उन्हें आसन समझ नहीं आता और बताना पड़ता है। पर जब शवासन की बारी होती है तो सबको पता होता है कि चलो खुशी आ गई, अब एकदम चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद शवासन की रही बात, शवासन में योग निद्रा में आपको नींद क्यों आती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने भी काइंड ऑफ एक बार मैं अपनी मैम से पूछा था जब मैं प्राणिक हीलिंग के कोर्स में था। तो उन्होंने मुझे एक्स का एग्जांपल कैसे दिया था कि जैसे सपोज आपका एक वेसल है, यहाँ पे एक जार है, वो इतना ही क्वांटिटी है उसमें, तो आप उसमें पानी डालोगे तो बहुत जल्दी भर जाएगा। तो वो आपको नींद इसलिए आती है, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी पे कनेक्ट करना चाह रही है आपके साथ, पर आपका वेसल ही इतना छोटा सा है, वो पानी डाला हुआ वेसल भर गया। जब आप माइंडफुलनेस में आओगे, जब आप थोड़ा सा और कॉन्शियस हो जाओगे, तब आपका वेसल धीरे 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 एक्सपैंड होता चलेगा। तब आप ज़्यादा देर तक योग निद्रा में चेतनापूर्वक लेटे रह सकते हो। वरना पहले तो आप बस अभी क्या है कि आप आए हो बीमारियां ठीक करने, और आपके दिमाग में बस वही था, आसन हो गए, अब आप करो चलो सोने चलते हैं, इस वजह से। तो जैसे आसन और मुद्रा का क्या फर्क है, और आसन ज्यादा इफेक्टिव होता है क्या, मतलब इसका थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए। ठीक है, आसन तो मैं कहूँगा एक फिजिकल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है, पर मुद्राज अगर आपने देखा होगा तो कथक में भी बहुत यूज होती है। हाँ, मुद्रा आपके, अगर आप सिर्फ बॉडी से पूरा एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हो एट द फुलेस्ट, तो आप मुद्राज का यूज करते हो। अलग अलग कथक में मुद्राज यूज करी जाती हैं, तो उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। जैसे हम ये करते हैं सिंपल ज्ञान मुद्रा, हाँ, ऐसे करके, तो ये सिंपल आप इसे ऐसे रख सकते हैं। जब हम एंडिंग या स्टार्टिंग प्रेयर करते हैं मैट पे, सिंपल एक ये ध्यान मुद्रा होती है ऐसे करके। तो इसमें मतलब ये क्या है बेसिकली, अगर जैसे आपका ये दोनों ध्यान मुद्रा में आपके दोनों थम्स ऐसा इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपकी दोनों फिंगर्स आपकी तरफ फेस है, तो ये जो है ये एक सर्किट बन गया। ये आपकी बॉडी, जैसे मैं फिंगर्स अपने आउटसाइड ऐसा रखूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपके हर टिप में ना, हर आपकी जो उंगली होती है उसके यहाँ पे नर्व एंडिंग होती हैं, तो वहाँ से आप चैनल्स हैं, आप यहाँ से एनर्जी ले भी सकते हो, एनर्जी दे भी सकते हो। जैसे हम कोई भी गर्म चाय को ऐसा छूते हैं तो वो एकदम गर्म लगता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी चैनल है, तो यहाँ पे फ्लो है चैनल का, इस वजह से। तो आप जब ये ध्यान मुद्रा में आना चाहते हो तो आप ध्यान, आपने बाहर तो बहुत कर लिया पर अपने अंदर करना चाहते हो, इस वजह से आप ध्यान मुद्रा में, जो बुद्धत्व की बातें अगर हम करें या बुद्ध के बारे में हम जाने, तो वो ध्यान मुद्रा उन्होंने बहुत प्रेवलेंट करा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आंखें बंद कर दो, अगेन वो सर्किट क्लोज करो, और सर्किट आपका क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर ही घूम पाओगे, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर पाओगे कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही है। योगा से तुषार चक्रास भी क्लिनजिंग हो जाती है, चक्रा की भी? यस, अगर आप आसन की बात करें तो आसनों से भी हो सकता है, पर अगर आप माइंडफुलनेस के वे से जाएंगे तो भी हो सकता है, पर टाइम लगेगा। और 7 से 8 चक्रास हमारे होते हैं, मूलधार कुंडलिनी से लेके पर आपका टॉटशास्त्र तक। हाँ। तो कई योगिक टेक्सचर्स में इससे ज़्यादा चक्रास भी हैं, पर बेसिकली 7 से 8 चक्रा ही कहा जाते हैं। और जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि जैसे हम थ्रोट चक्रा यूज़ कर रहे हैं अपना, तो जिनका थ्रोट चक्रा ज़्यादा प्रेवलेंट होता है वो पॉडकास्ट में अच्छा करते हैं। अच्छा। तो जो, और कुंडलिनी चक्रा जो होता है, कुंडलिनी का बेस ऑफ द चक्रा होता है, वो आपके बेसिक लाइफ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होता है, और आपका इवन सेक्स से ऑल्सो रिलेटेड होता है वो, और इवन आपका जो सारे ट्रॉमास होते हैं वो कुंडलिनी चक्रा में वो तभी। फॉर एग्जांपल उसी के अगर आप मैनिफेस्टेशन देखोगे फिजिकल बॉडी में, तो क्या होता है, किन्हीं लोगों का हिप बहुत टाइट होता है। जैसे हम कोई भी आसन करें, भद्रासन जैसे बटरफ्लाई हम करते हैं, तो उनका हिप बहुत टाइट होता है। क्यों? क्योंकि जो पेल्विक है आपका, जो कुंडलिनी चक्रा है, वो आपका रूट चक्रा, सर्वाइवल चक्रा उसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे अगर एनर्जी नहीं है तो आपका जो इनर थाइज होता है वो टाइट होता है। ट्रॉमा अगर आपके पास है या आप डिप्रेस्ड हैं तो आपका हो सकता है कि जो आपका जो लोअर बॉडी है ना वो बहुत टाइट होगा। आप जाना और एक बार चेक करना, जो व्यूअर्स देख रहे हो वो चेक करेंगे कि अब जब भी आप बटरफ्लाई करोगे या कोई भी पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली फ्लक्चुएटेड हो, आपका माइंड आजकल बहुत दिनों से सही नहीं चल रहा, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से फेस कर रहे हो, तो आपका लोअर बॉडी बहुत टाइट है। तो अगर आप फिजिकली दिखोगे, अगर आप मेंटली वर्क नहीं कर सकते उस चीज़ पे, तो आप फिजिकली अपने लोअर बॉडी को ओपन करो। देयर आर सम एक्सरसाइजेस, उत्कट कोणासन आप कर सकते हैं, भद्रासन आप कर सकते हैं, आनंद बालासन आप कर सकते हैं, जिससे आपका लोअर बॉडी ओपन हो। ओके। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ना घुटने में भी समस्या होती है, जिनके मतलब जो जिसको पटेली बोलते हैं, इसका एक्चुअल फ्रेज मुझे भी नहीं पता कि क्या बोलते हैं, बट बहुत सारे लोगों का बोन जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। तो अब ये एक्सट्रीम लूज कंडीशन हो गई ना कि उनके जो जॉइंट्स हैं या उनका जो टिश्यूज हैं, जो टिश्यू रप्चर हो जाता है, तो योगा से वो सारी चीज़ें भी क्या ठीक हो सकती हैं? अगर आप ट्रेडिशनल हठ योग की बात करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अगेन कंपाउंड मूवमेंट्स हो रही हैं। पर आप कंपाउंड मूवमेंट्स अब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक एरिया सेंट्रिक हो। क्योंकि मैंने आपको वो अगर बोला कि आप अपर फेसिंग डॉग करो, डाउन फेसिंग डॉग करो, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले आपका जॉइंट डिसलोकेटेड है। और यहाँ पे आ जाता है योगा थेरेपी। यहाँ पे योगा थेरेपी इवॉल्व साइंस है जो अभी बनाया गया है रिसेंट टाइम्स में, और उसमें भी अगर आप जाओ थोड़ा डीप में तो आपको अयंगर योग मिलेगा। अयंगर योग इज़ लाइक प्रॉप योगा।
बेल्ट योगा, रोप योगा अगर आपने देखा, ये सब चीज़ें, इससे क्या कर सकते हो आप, जो हम योगा में ओवरऑल सिंपल योगा में नहीं कर सकते हैं, इसमें हम अयंगर योगा हमें पावर देता है कि हम आइसोलेटेड मूवमेंट से आइसोलेटेड मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो पूरा थेरेपी सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें आप जा सकते हो, इवन हम ऑनलाइन सेशंस भी कराते हैं, उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें क्योर करती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक का सर्वाइकल क्योर करा 3 महीने के अंदर अंदर, तो उनको बहुत अच्छा था, उनका सर्वाइकल लेटरल साइड में था। सर्वाइकल आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे आजकल लोग कॉर्पोरेट में जाते हैं तो पूरे दिन लैपटॉप में ऐसा रहते हैं, जिस वजह से इनको फ्रंट एंड बैक रोल में तो प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 70 to 80% सर्वाइकल में देख रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट साइड में बहुत ज़्यादा है। इवन डेली लाइफ में हमें भी फील होता है, ज़्यादा देर हम देख ले तो उसका भी एक्सरसाइजेज मैंने उनको कराया। और मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उनको एग्जांपल दूँ तो शोल्डर स्टेबलाइजेशन की एक्सरसाइज कराई है उन्हें। जैसे मलासन, सिंगल हैंड मलासन में हम स्क्वाट्स करते हैं, ऐसे हैंड में आपका बॉटल या डम्बल ले लिया, एल्बोज को स्ट्रेट करके मलासन में आपने स्क्वाट करा। इसके साथ आप पहले स्क्वाट करो, फिर उस पर वॉकिंग करो, फिर साथ में हम क्या करते हैं विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में अगर हम एक और आसन में आपको बोलना चाहूँ फ्रंट और बैक रोल के लिए, वो रहेगा आपका दैट इज योर पपी पोज। पपी पोज बहुत अच्छा है फ्रंट एंड बैक रोल। तो आपका सर्वाइकल इसी टेक्निक से थ्रू हमने सर्वाइकल उनका क्योर करा। तो सर वो बलून्स जो होते हैं, बलून्स नहीं बॉल्स जो होती हैं बड़ी बड़ी, और फिर वो एरियल योगा भी आजकल बहुत चल रहा होता है, मतलब ऐसे रोप्स बंधे होते हैं और ऐसे आप हवा में योगा करते हो, वो कितना बेनिफिशियल होता है? उससे मुझे एक चीज़ तो समझ में आती है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बॉडी में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या? बॉल योगा की आप बात करें, बड़ा वो जो बॉल होता है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो योगा थोड़ा सा फैंसी होता जा रहा है। जैसे आप बाहर देखोगे तो विक्रम योगा, डॉग योगा, पपी योगा, और पता नहीं बियर योगा भी शायद मैंने सुना आजकल आ गया है। बियर योगा मतलब रजत पार्टिसिपेट कर लेगा अगर उसमें बियर पीने का काम हो तो। बियर योगा भी वहाँ पे आ गया, तो मतलब थोड़ा सा फैंसी होता गया। जितने लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ रही है, उसको योगा को एज अ न्यू वे में वो एक्सेप्ट करके कुछ नया क्रिएटिव फील्ड में इवॉल्व कर रहे हैं। बट काफ़ी चीज़ें क्रैप है, काफ़ी चीज़ें सही है। जैसे आप बॉल योगा देखोगे तो वो कोर स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और बॉल योगा अगर आपने देखा होगा तो प्रेगनेंसी में ही जाता है, ज़्यादातर प्रेगनेंसी में जाता है बॉल योगा, क्योंकि आपका जो प्रेगनेंसी में आपका लोअर बॉडी, मैंने अगेन आपको बताया जो आपका लोअर बॉडी को नीचे चक्र होता है वो वीक होता है उस टाइम पे, क्योंकि अगेन हम यू आर गिविंग चाइल्ड बर्थ, तो उस टाइम आपका पेल्विक बहुत वीक होता है। अगर आपको सी सेक्शन है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से जो बॉल होता है वो सॉफ्ट होता है, उस पर आप रोल कर सकते हो और चीज़ें, क्योंकि हम सीट पे नहीं बैठ सकते उस टाइम पे। हाँ। इस वजह से बॉल योगा कोर स्टेबिलिटी के लिए बहुत काम आता है। पोस्ट डिलीवरी की बात आप बता रहे हो, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लेडीज कर सकते हैं? यस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री नाइटल में भी यूज़ होता है बॉल योगा। उसके अलग सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, वो आपको बॉल योगा का वो क्लास देते हैं। क्योंकि अभी क्या है, आपका बॉडी इतना डेलिकेट है कि आप कंपाउंड मूवमेंट नहीं कर सकते हो। अगेन अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपल बॉल योगा की एक्सरसाइज रोलिंग करोगे, थोड़ा सा अपर बॉडी स्ट्रेंथ बनाओगे, या थोड़ा डंबल्स वगैरह से यूज करके आप वैसा थोड़ा सा इवॉल्व फॉर्म ऑफ योगा वो आ गया। Okay. अब जैसे पोस्टपार्टम के बाद हमने ये सुना है कि ना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है लेडीज़ को, बिकॉज वो जो डिलीवरी का स्ट्रेस है, बच्चे को संभालने का है, वो एकदम से जो लाइफस्टाइल है आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो उस समय भी ऐसे कुछ योगा के एक्सरसाइजेस हो सकते हैं जो उनका मेंटल स्टेट थोड़ा काम, थोड़ा कंपोज्ड, और क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब्स में रहते हैं लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो पूरा टाइम बच्चे को देखने में लगाते हैं, तो उनका एकदम ही लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। सोशल वो इतना हो नहीं पाते हैं क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बच्चे की तरफ हो जाती है। तो धीरे धीरे ये पाइलअप होके ना समवेयर इन द बैक ऑफ मदर्स माइंड वो थोड़ा सा स्ट्रेस पाइलअप हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हो। और आजकल तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो माँ का ट्रॉमा है ना वो बच्चे में पास ऑन हो जाता है। जैसे आप जो भी कहा जाता है कि अगर आप जो भी सोच रहे हो उस प्रेगनेंसी के दौरान वो आपके बच्चे में आता है, क्योंकि अगेन है तो एनर्जी, और वो तो अभी आपके शरीर के बाहर भी नहीं है, शरीर के अंदर ही है। तो जब आप खाना खाते हो तो खाना सिर्फ आप मुंह से थोड़ी ना खाते हो, मुंह से खाने के बाद पूरे शरीर पे लग रहा है, यहाँ हाथ में भी वही है, यहाँ पे भी वही है, हर जगह वही है। तो जब वो बच्चा भी आपके अंदर है तो सिर्फ खाना ही क्यों लगेगा, क्योंकि खाना भी तो एनर्जी है। अगर आप थॉट पैटर्न सोच रहे हो तो वो भी एनर्जी है। तभी सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बोला जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, इस वजह से ये सब चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज अगेन वो यूनिवर्सल बैलेंस लाने की कोशिश करी जाती है। तो अगर आप ट्रॉमा से बोलेंगे तो पहली बात तो मुझे लगता है इसमें कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप कन्वर्सेशन करो, पार्टनर से डिस्कस करो, साथ में आप डेली योग निद्रा कर सकते हो, बट ऑन अ स्मूथ सरफेस, नॉट ऑन द मैट, कि आप सीधा मैट पे नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपका वैसे भी लोअर बैक पेन हो रहा है, अभी लोअर बॉडी पेन हो रहा है, सब चीज़ें पेन हो रही है। इस वजह से आप सिंपल बिस्तर पे लेट के भी आप शवासन कर सकते हो। उसमें आप अलग गाइडेड टेक्निक्स आती हैं योग निद्रा की, वो आप गाइडेड कर सकते हो या इंस्ट्रक्टर को आप रिक्रूट कर सकते हो। साथ में आप माइंडफुलनेस देखोगे तो माइंडफुलनेस आप कर सकते हो बैक स्ट्रेट करके, सिंपल जैसे हम बैठते हैं वैसे भी, बट उसका एक टेक्निक है क्या कि आपका पेल्विक उस टाइम बहुत ज़्यादा रप्चर्ड है,
तो आप क्या करो कि फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी सोफ़ा पे बैठे हैं, तो हमारा जो खुद ही आप नोटिस करो कि हमारा जो लोअर बॉडी है वो हमारे नीज से नीचे है, तो ऑटोमेटिकली हमारा बैक थोड़ा सा कर्व है, हम पीछे ही साइड है। क्योंकि कभी भी आप देखोगे कि जो सोफ़ा आजकल आ रहे हैं उससे हम पेल्विक नीचे दब जाता है और नीज ऊपर आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली बैक कर्व हो जाता है। तो ध्यान को करने का तरीका भी यही है। अगर आपको बैक पेन होता है लोगों को ध्यान करते हुए, या जैसे हमने पोस्टनाटल में बताया तो कमर दर्द होती है, पेल्विक पेन होता है, तो क्या करो, सिंपल सा एक टेक्निक है कि अपना ये पिलो लेके अपने बटक्स के नीचे प्लेस कर दो, 1 या 2 पिलो, सिंपल बटक्स, पूरा नहीं, सिर्फ बटक्स के टेल बोन पे टक करा, और उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली, देखो आप करके देखो अभी, ये हल्का सा इसको ऐसे रखो और इसको टेल बोन पे टक करो और ऐसा बैठ जाओ, थोड़ा सा आगे आके वैसे। अभी आपने सिर्फ ओनली टेल बोन पे टक करना है, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बैक स्ट्रेट हो गया। तो पहले से कंपैरेटिवली अभी स्ट्रेट हो गया। हाँ क्योंकि अभी आप ये ग्राउंड पे करोगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी ये फिर भी प्रेस हो ही रहा है। हाँ ग्राउंड पे 1-2 पिलो आपने रखा, उसके बाद आप ध्यान में बैठ सकते हो। इससे क्या लॉन्ग ड्यूरेशन में बैठा जाएगा, पोस्टनाटल है तब भी बैठा जाएगा। ओके, तो मेडिटेशन के लिए काफी अच्छी एक वो हो गया। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ मेडिटेशन करते हो आप, बिगिनर से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गए हो, तो आप ये कर सकते हो। मैंने देखा था एक बंदा ऐसे बैठा था, गंजा सा वो। हाँ, ये पावर मुद्रा कहा जाता है, ऐसे ऐसे करके जैसे ये करते हैं ना, ऐसे पावर मुद्रा कहा जाता है। किस तरीके की पावर मिलती है? ये बेसिकली ये देखो, अगर आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो, इसे सारी आपकी उंगलियां इनवर्ट प्रोजेक्ट कर रही हैं अपने आप को। हाँ। तो बाकी सारी उंगलीज में एनर्जीज अंदर ही रेगुलेट हो रही हैं, पर सिर्फ एक उंगली ऐसी है जो एनर्जी को बाहर पुट कर रही है। तो ये 5 उंगलियों की जो एनर्जी डिसिपेट होती है उसकी वजह सिर्फ एक उंगली से हो रही है। ओके। तो ये वैसे वाला एग्जांपल है, जैसे हम सूर्य के सामने हमने एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया, हाँ। और सामने नीचे पेपर रखा, तो मैग्नीफाइंग ग्लास है क्योंकि ये ऐसे, तो वो एनर्जी यहाँ पे डेड करेगा और उस पेपर को जला देगा। तो ये पावर मुद्रा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर्स मैंने देखा है, मोदी जी, इलॉन मस्क की बहुत सारी वीडियोस हैं जो ऐसे, एंड्रयू टेट की ऐसी वीडियोस हैं काफ़ी, हाँ। जिनने ऐसे पावर मुद्रा यूज़ कर। दिलजीत भी ऐसे करते हैं। हाँ। ओके। तो हमारे सोसाइटी में ही ना हम 2 एक्सट्रीम पोल्स को देखते हैं, जैसे एक बिलीवर को देखते हैं, हम एक नॉन बिलीवर को देखते हैं। जैसे अगर प्रेमानंद महाराज जी हैं तो वो काफ़ी बिलीफ सिस्टम पे फोकस करते हैं, और एक तरफ अगर आप ओशो को देखें तो वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली नॉन बिलीवर हो जाते हैं। तो इन दोनों का भी जो कुछ रिलेशन योगा से या मेडिटेशन से हम थोड़ा जानना चाहेंगे, है ना राजद? जैसे ड्रिंक अपने बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, तो और जो ओशो है वो तो ऐसे बोलते हैं ड्रिंक पीने से कुछ नहीं होता। मेरी तो दोस्ती पियकड़ों के साथ है। तो ऐसे मतलब वो मैं पहले मैं आइडियोलॉजी वाला समझाता हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी की बिल्कुल बिलीविंग वाली आइडियोलॉजी है कि नाम जप करो और बिलीव करो, और दूसरी आइडियोलॉजी है, ओशो कहता है कि कोई नाम जप करने की जरूरत नहीं है, और इवन आप जितनी माला जपोगे उतना दिमाग आपका ब्लंट होता जाएगा। इवन उन्होंने ये बातें भी कही है ओशो ने अपनी काफ़ी बातों में। तो इस पर दोनों आइडियोलॉजीज़ है, और मैं ये बोलना चाहूँगा इस पर कि इसको मैं एग्जांपल दूंगा योगा और तंत्र की अप्रोच से। जो ओशो है वो थोड़ी तंत्र की अप्रोच में है, और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो योगा की अप्रोच कहते हैं। तो योगा अप्रोच क्या है? योगा इज़ अ डिसिप्लिन। योगा डिसिप्लिन है कि मैंने आपको बोला कि आपको फ़ोन नहीं चलाना तो फ़ोन को बाहर रख दो, तो दैट इज़ अ डिसिप्लिन। पर तंत्र क्या कहता है कि सपोज जैसे आजकल लोगों को सिगरेट पीने की बहुत आदत है, दारू पीने की बहुत आदत है, आपने बताया कि ओशो जी कहते हैं कि वो करो करके, तो उसमें ओशो जी क्या कहते हैं, दारू पियो, अगर आपको सिगरेट भी पीनी है तो आप सिगरेट भी पियो, इवन फिजिकल सिगरेट की बात कर रहा हूँ मैं, आप पियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद उसके अवेयर हो जाओ कि हाँ ये सिगरेट जब मैं पी रहा हूँ तो क्या मुझे एक्चुअली में से कुछ मिल रहा है। मतलब वो आपको मना नहीं करेंगे पीने के लिए कि मत जाओ, क्योंकि देखो जब बचपन में हमने हमेशा हमें घर वालों ने क्या बोला है कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाना, यहाँ भूत है, या ये मत करना, ये गलत है। तो हमारे दिमाग, या किसी बचपन में मैं अपना एग्जाम्पल लूँ कि ट्यूशन में मुझे जाना है तो ट्यूशन से बाहर कहीं नहीं जाना है, तो मैं ट्यूशन से बाहर घूमने निकल जाता था कि मतलब कहीं जाना है तो घर वालों ने मना करा तो करके देखते हैं इसमें होता क्या है। तो ऐसे करके ट्राई ज़रूर एक बार बंदा करता है कि यार क्यों ऐसा मना करा गया है, वो चाहे उस पर ठोकर खा ले या क्या पता वो सही भी हो, मे भी हो सकता है वो सही निकले वहाँ पे, तो पर एक क्यूरियोसिटी अंदर बनी रहती है। तो डिसिप्लिन अगेन योगा या अप्रोच है, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मत करो, सीधा मना कर दो, क्योंकि वो आसान तरीका है कि आपके मम्मी पापा ने बोला, आपने मान ली, आपने नहीं पी सिगरेट। पर तंत्र अपोजिट साइड, ओशो या तंत्र क्या कहता है कि पियो, पर वो थोड़ा सा रिस्कियर साइड है, क्योंकि अगर आपको लत लग जाए तो फिर आप बाहर नहीं आ पाओगे। पर अगर आप उसके बाद आपने उसे पिया, फुल्ली अवेयर होके पिया, 5 पी ली, 10 भी पी ली सिगरेट, उसके बाद एटलीस्ट आप अवेयर हो गए कि हाँ अब ये मेरे को कुछ गलत कर रही है, मुझे खुद फील हो रहा है इंटरनली, तो आपको कोई घर वाला ना भी बोले तो भी आप उसे छोड़ दोगे। पर उसमें ये क्या, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 100 में से शायद 10 लोग ऐसे होंगे या 5 लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल में उससे बाहर आ पाएंगे। इसलिए कहा जाता है ओशो को कि मत सुनना, क्योंकि उनके तर्क जो है आपके दिमाग में छेद कर देंगे। तो ओशो अगर दारू की बात कर रहे हैं तो वो वैसे में कह रहे हैं कि पियक्कड़, मतलब पियक्कड़ कैसे, जो ध्यान के पियक्कड़ हैं।
मतलब जो ध्यान में मस्त रहना चाहते हैं वो पियक्कड़ तो वैसे वे भी नहीं कह रहे हैं, वो ध्यान दारू वाले तो नहीं। वो दारू वाले नहीं कह रहे हैं, वो उनका बोलने का तरीका थोड़ा ब्लंट ही रहता है, वो थोड़ा सा बोलती ऐसे कंट्रोवर्सी का रहती है। पूरा घुमा देते हैं। सही है। तो जैसे कुछ लोग हैं जो ओशो को मानते हैं और कुछ लोग हैं प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं, तो आप इन दोनों में से किसको मानते हो? तो अगर मेरा बोलो तो मैं दोनों आइडियोलॉजीज़ को कुछ कुछ पिक करता हूँ, क्योंकि मैं मानूंगा अगर आप ओशो की उसमें चले जाओगे और सारी बातें मान लोगे तो वो भी गलत है। क्योंकि अगेन चाहे कोई बुक कितनी भी अच्छी हो, कुछ ना कुछ इसमें पार्ट ऐसा जरूर होगा कि वो बेकार है। वो आपको रखना है नहीं रखना है, वो पहले आप अपने खुद अपनी चीज़ों में अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो कि जो ये चीज़ें बोल रहा है वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। हो सकता है वो आज से 10 साल पहले सही हो, 100 साल पहले सही हो, क्या पता वो भी सही है कि नहीं है, या मेरे केस में सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे रखो और छोड़ दो। तो इसलिए मैं एग्जांपल क्या लूँगा, जैसे सपोज अगर मैं सुबह 4 बजे रन करता हूँ तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, जो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, तो वो मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो करना ज़रूरी है। अगर उस टाइम बोलो नहीं यार कल चलेंगे करके, तो वो सही नहीं है। तो कुछ कुछ पार्ट आपका लाइफ डिसिप्लिन होना चाहिए, पर कुछ कुछ आपका फ्री विल भी होना चाहिए कि हाँ मैं जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ, और मैं फिर देख रहा हूँ कि इससे हो क्या रहा है। तो मैं दोनों आइडियोलॉजीज में अप्रोच बिलीव रखता हूँ, मतलब नॉट बिलीविंग इज ऑल्सो बिलीविंग। तो इसलिए नॉन बिलीवर भी नहीं बनना है, बिलीवर भी नहीं बनना है। इसलिए अगर ओशो की बातें आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे भी तो वो बैड और गुड दोनों ऐसे में बोलते हैं कि आप दोनों जगह गुड बोलोगे तो वो गुड आ जाएगा, आपको लगेगा दूसरी तो गलत है। बैड जब जाओगे आपको वो तो गुड तो था ही नहीं। तो वो अगेन कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ अगर आप देखोगे, कोई भी स्पिरिचुअल आंसर वो आपको कभी भी बैड एंड गुड में नहीं मिलता, वो आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे बूशो अपनी बातों में कहते हैं कि बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए उसके बाद उनके सामने होने से जस्ट पहले उनके सामने शैतान आए। तो लाइट के पास जाओगे तो अंधेरा ज़रूर बीच में मिलेगा आपको, और अंधेरा भी लाइट का भी एक एग्जांपल क्या लूँ अगर मैं, कि लाइट सपोज एक जगह लैंप लग रहा है तो अंधेरा तो हर जगह सेम रहता है, पर लाइट सिर्फ एक कॉर्नर में ज़्यादा है, एक जगह कॉर्नर पे कम है। पर हर कोई जो इंसेक्ट होता है वो लाइट के पास जाना चाहता है, पर लाइट बिना डार्क के लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट बिना डार्कनेस की होगी तो फिर वो कैसी लाइट। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, आपको किस टाइम पे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है वो आपके ऊपर है। इसे नॉट जस्ट एज अ आइडियोलॉजी या बिलीफ वे में लो, इसे एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लो कि हाँ मेरे लिए एक टेक्निक काम कर रही है। जैसे अगर हम गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी को बनाने का एक टेक्निक है, कंप्यूटर खोलने का एक टेक्निक है, एडिटिंग करने का एक टेक्निक है, तो सब चीज़ों का टेक्निक है। तो वैसे टेक्निक वे में लो और एनर्जीज वे में उसे इंटरप्रेट करो, नॉट जस्ट कि प्योर माइथोलॉजिकल फैक्ट्स या बिलीफ्स में आप बिल्कुल कड़क हो जाओ और फिर दंगे शुरू कर दो। मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है। तो जैसे आजकल लोग जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको योगा से कैसे ठीक कर सकते हैं? इससे मैं आपको बोलूँगा कि अगर इसके लिए मैं आपको एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस दूँ तो वो क्या है कि अगेन आपको ध्यान में बैठना है। वो सारी चीज़ें हमने जो पहले बताई, बिल्कुल आपको फ्रेश होके फिर ध्यान में बैठना है, एकदम बैक स्ट्रेट करके, पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन जैसी पोजीशंस में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने मंत्र चैंटिंग करा उसके बाद आपने जो ध्यान लगाने की कोशिश करी, तो ध्यान से पहले मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस लाना चाहूँगा, वो है अगेन त्राटक। त्राटक बेसिकली क्या होता है कि एक दिया आपको लेना है और एक आपको आई लेवल पे रखना है। अपने हैंड से आप ऐसा मेजर करोगे उसे एक हाथ दूर, इतना दूर आपका दिया होना चाहिए आपके एकदम आई लेवल पे। उससे क्या होगा, वो ध्यान से पहले आपको करना पड़ेगा धारणा। धारणा को अगर मैं समझाऊं तो धारणा अष्टांग योग में आता है। अष्टांग योग का जो 7वां पार्ट है वो धारणा है। तो धारणा को अगर पतंजलि के योग सूत्र से समझें तो अगेन वो कहता है, पतंजलि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देश बंध चित्तस्य धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा मतलब देश मीन्स हो गया आपका सर्कल, बंध मीन्स उसे बांधना, कि एक देश के अंदर आपने एक चीज़ के अंदर उसे बांध दिया, फोकस करा। क्योंकि ध्यान तो आप तब करोगे जब आपका बाहर चीज़ों से ध्यान हटेगा, फोकस आपको वापस लाना है अपने यहाँ पे, तो उसके लिए आपको धारणा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देश बंध चित्तस्य, चित्तस्य मीन्स आपका चित्त, चित्तस्य की जो देश बंध चित्तस्य धारणा मतलब आप चित्त की सारी वृत्तियों को अगर आप एक जगह बांध दो तो उसे हम धारणा कहते हैं। तो त्राटक वही है, जैसे हम सूर्य त्राटक करते हैं, जब हम जल चढ़ाते हैं तो हम सूर्य त्राटक करते हैं, तो वो भी षटकर्म का ही पार्ट है त्राटक का। पर मैं आपको बोलूँगा दिए वाला त्राटक, उसमें दिए में आपको एक घी लेना है, घी का दिया होना चाहिए, लौ उसमें आपने डाली, उसको जला के आप आई लेवल पे रखो और उससे पहले त्राटक करो। स्टार्टिंग में आपने सीधा त्राटक करा, कम से कम 10 मिनट आप त्राटक करो, और जब आप त्राटक करोगे तो पूरे अंधेरा होना चाहिए कमरे में, सिर्फ लौ के सामने आपको देखना है और लौ के एकदम मिडिल पार्ट पे आपको देखते रहना है। और जब आप इतनी देर तक देखते जाओगे ना तो क्या होगा कि आपकी आंखें दर्द होनी शुरू हो जाएंगी और फिर आंसू आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आजकल स्पेक्स का है, इवन मैं भी खुद भी ये ट्राई कर रहा हूँ और मुझे खुद में काफ़ी बेनिफिशियल लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपके रात में आप आते हो आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत हैवीनेस फील होती है रात को, बहुत ज़्यादा ब्लू स्क्रीन स्क्रॉल करके, तो त्राटक इज़ द गुड टू गो। त्राटक लगाओ, 10 मिनट त्राटक करो, पर तरीका सिर्फ ये, त्राटक में आंसू तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आपका ध्यान भटक रहा है। ये एक और साइन है, अगर आपके आंख में आंसू नहीं आए, 10 मिनट आपने त्राटक करा और आंखें आपकी दर्द हो रही हैं, इसका मतलब अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। पर डिटॉक्सिफाई हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है।
तो 10 मिनट बैठो पूरे कंसंट्रेशन से, बार बार थॉट आए उसे कंट्रोल मत करो, क्योंकि कभी भी आप पानी के बहाव को कंट्रोल करोगे वो आपको ले जाएगा आगे। उसे ऑब्जर्व करो कि हाँ ये बहाव चल रहा है, अब मैं इससे दूर हो जाता हूँ, अब उसको अपने से अलग करो। ये सब जैसे मैं, कोई कोई लोग होते हैं अपने बॉडी देखते हैं कि मैं अपनी बॉडी हूँ। आप बॉडी होते या आप अपना माइंड होते तो माइंड अपने आप से सोच सकता है। अब मैं सोच पा रहा हूँ कि मेरा दिमाग है, मेरे हाथ यहाँ दिख रहे हैं मुझे अलग से, तो मतलब मेरे में कोई ऐसी चीज़ है जो शरीर से अलग है, कुछ थर्ड चीज़ है जिसे हम चेतना कहते हैं। तो उस चेतना से उसे देखो, थॉट्स को ऑब्जर्व करो और उससे अलग हो जाओ कि नहीं मैं ये थॉट नहीं हूँ, मैं एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी हूँ जो बिना थॉट्स के। तो फिर जब आप आओगे त्राटक करोगे उसके बाद आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा, क्योंकि आंसू आए, माइंड बहुत रिलैक्स हो गया, ब्लड सर्कुलेशन आपका माइंड में पूरा फेस पे आ गया, तो ग्लो भी आता है त्राटक से। जैसे होता है ना, जैसे लोगों को पिंपल्स होता है या ग्लो आता है, तो रेडनेस आता है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है त्राटक। यस, ब्लश जिसे कहते हैं हम, तो त्राटक से आप ब्लश भी ला सकते हो। फिर उसका आईसाइट तो इंप्रूव हो ही रहा है हमारा, फिर उसका सारा डिटॉक्सीफाई होगा क्योंकि षटकर में। फिर उसके बाद आप ध्यान करने बैठोगे अगर, तो पहले ही क्योंकि आपने सारी धारणाओं, सारी जो विचारों को खत्म करके सिर्फ एक विचार ले आए थे, अब उस एक विचार को भी आपको मिटाना है ध्यान में आके। ओके, तो जैसे अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसा बताओ ना भी, जो बंदा डेली रेगुलर अपनी लाइफ में कर सकता है, कोई योगासन या ब्रीथिंग प्रैक्टिस ऐसी जिससे बंदे की बॉडी पूरी डिटॉक्स भी हो जाए और बेटर भी रहे, हेल्थ बेटर रहे उसकी, कोई जनरली ऐसी योगासन और ब्रीथिंग प्रैक्टिस तो ऐसी? योगासन में आपको मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा सिंपल स्ट्रेचेस से। सिंपल स्ट्रेचेस में आपने पहले मंत्रोच्चारण करा, उसके बाद आपने एंड स्टार्टिंग प्रेयर के बाद आपने सीधा शुरू करा। आपने शुरू करना है ताड़ासन, फिर त्रियक्ताड़ासन, फिर उसके बाद पादस्तासन, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार काउंट आप शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार 10-15 मिनट सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको सिंपल ट्विस्टिंग करनी है बैठ के। और फिर बैक पेन के जैसे लोगों में है, सारी चीज़ एड्रेस हम इसमें कर लेते हैं। तो मरकट आसन आप कर सकते हैं। मरकट आसन के बाद आप करेंगे थोड़ा सा इन्वर्जन्स, पर ध्यान के रखना है इन्वर्जन्स लेडीज़ को पीरियड्स के टाइम नहीं करना है, प्रेगनेंसी के टाइम नहीं करना है, क्योंकि अगेन वो जो बैड ब्लड जिसे हम कहेंगे वो उल्टा आ जाता है इन्वर्जन में। इन्वर्जन मीन्स कि अपोजिट। जैसे शीर्षासन आप कर सकते हैं, अगर शीर्षासन नहीं होता है थोड़ा एडवांस है आपके लिए, तो सर्वांग आसन आप कर सकते हैं। सर्व अंग आसन मीन्स सर्वांग आसन, तो वो आप करें। फिर उसका लास्ट में जब आप एंड कर रहे हैं सेशन को, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग करें। पादस्तासन हो गया आपका, पश्चिमोत्तानासन हो गया। फिर उसके बाद आपको एंड करना है थोड़ा सा ट्विस्टिंग के साथ, अगेन सिटिंग में ट्विस्टिंग करिए और फिर बैठ के लास्ट में आपको इस बार माइंडफुलनेस करना है। माइंडफुलनेस आप कैसे करेंगे, अब आपको ग्राउंडिंग सीखनी है। जैसे क्या होता है कि जैसे आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप काम से आए हो, बहुत थके हुए हो, तो ये आसन तो आपने कर लिए, आसनों के बाद भी आपका माइंड कहीं ना कहीं भटक रहा होता है, तो उसके बाद क्या करो, ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग मतलब होता है कि नेचर से जुड़ना। पर आप कहोगे कि सर नेचर से कैसे जुड़ना, हम तो कॉर्पोरेट में रह रहे हैं या हम तो ईंटों के मकानों में रहते हैं, सीमेंट है हर जगह, तो हम कहाँ से जुड़े। तो ग्राउंडिंग मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। ग्राउंडिंग मतलब होता है कि अपने पैरों को अपने फर्श पे रखना। इवन सॉक्स रिमूव करके भी हमें कितनी राहत मिलती है, कई बार हमने देखा है। पानी एकदम, सॉक्स हमने पहनी हुई है, निकाला और पानी से धोया तो पानी बहुत रिफ्रेश फील होता है, क्योंकि पानी आपकी सारी एनर्जीज को निकाल के बाहर कर देता है इस वजह से। तो इसलिए आपको क्या करना है, ग्राउंडिंग करनी है। मेडिटेशन में ग्राउंडिंग कैसे होती है, आपको सिंपल 2 तरीके हैं इसके। ग्राउंडिंग करेंगे पहले, मतलब नेगेटिव एनर्जीज को पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद ग्राउंडिंग करेंगे हम। कैसे, सिंपल आपको ध्यान में बैठना है, जैसे हम ध्यान मुद्रा को लेके बैठते हैं, पद्मासन वगैरह में आपने बैठे, आइज क्लोज करी, और फिर उसके बाद आपने ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको नेगेटिव इमोशंस निकालने हैं। तो नेगेटिव इमोशंस में यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन यूज करना है। आपको क्या इमेजिन करना है, जो आपका जो बेस रूट चक्र है, आपका कुंडलिनी चक्र जो आपके एकदम टेल बोन पे है, उस चक्र से आप डार्क ग्रे कलर की एनर्जी को, डार्क ग्रे कलर को आप बाहर नीचे ग्राउंड में डिसिपेट कर रहे हैं। और आपको बोलना क्या अपने मन में कि मैं सारे नेगेटिव इमोशंस, सारी अब मेरे ट्रॉमा, सारी चीज़ें मैं अपने धरती में डाल रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे से नहीं है, अब मैं इनको अब आगे यूनिवर्स को सौंप रहा हूँ। ये मेरी नहीं थी कभी पर मैंने मेरे पे एक्यूमुलेट हो चुकी है, पर मैं इन्हें लेट गो कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग लाते हुए आपको वो सारी रूट चक्रा से ग्रे एनर्जी को नीचे ग्राउंड में डिसिपेट कर रहे हैं। 5 से 6 बार आप करेंगे, काफ़ी आपको लाइट फील होगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ध्यान में, आप बैठे हुए हैं, आपको क्या करना है, जब आप बैठे हुए हैं तो एकदम बैक स्ट्रेट रख के आपको आइस क्लोज करके विजुअलाइजेशन करना है। अगेन क्या कि आपकी एक ब्राइट वॉयलेट लाइट आपकी, वो एक डिवाइन लाइट बोली जाती है। जब हम प्राणिक हीलिंग करते हैं तो उसे डिवाइन लाइट कहा जाता है, वॉयलेट लाइट को। वॉयलेट लाइट को आपके हेड के थ्रू वो एंटर कर रही है। एंटर करते हुए शरीर से आते हुए वो आपके अगेन क्राउन चक्र नीचे आके वहां से वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है। समझ आया? मतलब क्राउन चक्रा से सीधे वो रूट चक्रा तक जाती है। यस, क्राउन चक्रा से होते हुए पूरे बॉडी से होते हुए रूट चक्रा पे आ रही है। रूट चक्रा पे आने के बाद वो पूरे ट्रीज की ब्रांचेस में बन जा रही है, और उस ब्रांचेस से वो डिवाइन एनर्जी आपके थ्रू होके फ्लो कर रही है अर्थ के अंदर। तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक है, जिसमें विजुअलाइजेशन भी है, ये ग्राउंडिंग भी है। इससे क्या होता है कि आपने नेगेटिव इमोशंस पहले निकाले,
तो आपका वो वेसल एम्प्टी हो गया, जो गंदगी थी वो आपने सारी बाहर कर दी ट्रॉमा से को निकाल के। तो इससे क्या है, कोई जो बहुत ज़्यादा बचपन का ट्रॉमा इनका होता है, स्ट्रेस वगैरह, एंजाइटी, डिप्रेशन इतना ज़्यादा है आजकल लोगों में, वो सब चीज़ हमने निकाली। फिर उसका ग्राउंडिंग करने के बाद अब लास्ट में मैं बोलूँगा ग्रैटिट्यूड पे करो। किसको? अपने इष्ट देव को, अपने पेरेंट्स को और अपने मास्टर्स को, तीनों को आप करो। और किसी ने आपके साथ बुरा भी करा है तो उसको मैं आगे नहीं बोलूँगा कि आपको बोलो कि उन्हें अपने मन में अपने से ये बोलो कि मैंने जो उनने करा वो थे, अब जो मैंने करा है वो मैं चूज़ करूँगा कि मैं उनका क्या रिस्पॉन्स दूँ। वो एक्सेप्टेंस आपको लाके, एक्सेप्टेंस जब आएगा ना तभी वो संघर्ष खत्म होगा, क्योंकि वरना संघर्ष बना ही रहेगा मन में कि नहीं उसने मेरे साथ वो करा था, उसने मेरे पैसे ले लिए, उसने मेरे मारा था, तो मैं कैसे भूल जाऊँ। पर ये तो देखो अगेन आपके पास दो चीज़ें यहाँ पे, अगर आप इसे कंट्रोल कर सकते हो सिचुएशन को तो कंट्रोल करो। फिजिकल वे जैसे आप कर सकते हो, आपने करने की कोशिश भी करी होगी, नहीं हो रहा है तभी वो ट्रॉमा है। तो दूसरा ये एक्सेप्ट करो और वो पानी के बहाव के साथ यिंग यांग वाली एनर्जी के साथ फ्लो करो, यही ऑप्शन है बस। फिर ये वैसे अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बदले की भावना बहुत है लोगों के अंदर। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। सो तुषार, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई योगा से रिलेटेड, हेल्थ को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या क्या आप अपने डाइटरी स्केड्यूल बना सकते हैं जिससे और ज़्यादा बेटर आप हो सकें। और बहुत मज़ा आया। फिर से आपसे मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट में, कुछ नए कंटेंट को के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल द अय्यर शो में इतना ही, कुछ नया कुछ और अच्छा लेकर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप देखते रहिए अय्यर शो। शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू।